मुझे अच्छा लगता था क्योंकि एक तो फिजिकली मिलते थे एक दूसरे के साथ और मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स इनफॉर्मली बातें करते रहते थे, क्योंकि जैसे मैंने बोला पहले भी कि मेरे को आदत नहीं है एक फॉर्मल सेटिंग में काम करने का, इतना वो मतलब एज ए CWC एज ए JJB पर्सन तो मेरा फॉर्मल सेटिंग में ही काम था, वो एक अलग बात है। प्रोफेशनली आप अलग तरीके से काम करते हो और जो मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं तो मुझे मज़ा आता है कि अब हम एक दूसरे के साथ बिना किसी तरीके की हिच के शर्म के जो है अपने मन में कोई बात है हम लोग आराम से करें, एक दूसरे से पूछें, बोलें, अच्छा लगता नमस्ते। नमस्ते मैम, है। हाँ आपका नहीं, नंबर और मेल आईडी थोड़ा भेजिए चैट बॉक्स में। देखिए, हाँ वो मैं दे दूंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है सबके साथ कि मुझे जो है कोई कॉल मत करिए बिना मेरे से टाइम लिए। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज, रेगुलर मैसेज, दोनों में से कोई भी मैसेज भेज सकते हो कभी भी। मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉल मेरे से टाइम लिए बिना मत करिए, क्योंकि मैं अलग अलग जगह जैसे इन्वॉल्व रहती हूँ और कोई सडन कॉल आता है तो मुझे मुश्किल हो जाता है और कभी कभी मैं बहुत इरिटेबल होके बात करती हूँ कि अगर ओके कोई मैम। मुझसे टाइम, हाँ कोई मुझसे टाइम लिए बिना फोन करता है ना तो कई बार मुझे बहुत इरिटेशन होती है। हम मैसेज कर लेंगे इमरजेंसी में आपको, हाँ, मतलब कुछ हेल्प आप मेरे चाहिए को, हमें। मुझे कभी भी किसी को बात करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है, बट सिर्फ इतना रहता है कि मेरे से जो है बस टाइम ले लीजिए बात करने के लिए, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं मैसेज का जवाब ना दूं। मेरी ओके। आदत है, मैं हमेशा मैसेज का जवाब देती हूँ। ओके। मैंने अपना मेरा पूरा नाम, मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी चैट बॉक्स में लिख दिया है, आप लोग बेशक नोट कर सकते हैं, बट थैंक बस यू मैम। हाँ, हाँ बस उतना ही जो कि मुझे बस मैसेज कर दीजिए, मेल कर दीजिए, जो मर्जी। फोन पे, व्हाट्सएप में भी, रेगुलर में भी, मेरे पास एक ही फोन नंबर है, मैं और ज्यादा कोई फोन नंबर नहीं रखती हूँ, और मैं रेगुलर मैसेज का भी और व्हाट्सएप मैसेज का भी मुझे आदत है जवाब देती हूँ। हो सकता है मैसेज का जवाब कभी डिले हो जाए, अगर मैं कहीं बिजी हूँ, किसी मतलब ट्रेनिंग्स में हूँ या कहीं पे भी इन्वॉल्व हूँ तो इमीडिएट जवाब ना दे पाऊँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं जवाब ना दूं ऐसा कभी होता नहीं है, हमेशा जवाब देती हूँ। आप लोग अपना नाम और ये लिख दो, आप यहाँ से हो, मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। कभी भी आप बात करना चाहे हम लोग जरूर बात कर सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू मैम। हम्म, हम्म। तो ये है। तो किसी के मन में कुछ फ्राइडे को लेकर के, फ्राइडे को हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, पूरा US, एशिया सारा, है ना, यूरोप, सबकी हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने जो भी थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी। तो आज हमारा जो ये सेकंड यूनिट है, ये बात करता है सोशल वर्क प्रोफेशन एंड एजुकेशन, है ना। सो मेनली ये सोशल वर्क के ऊपर ही बात करेगा इस यूनिट के अंदर। सोशल वर्क क्या है, सोशल वर्क में क्या क्या चीज़ें हैं, सोशल वर्क से रिलेटेड टर्म्स और क्या क्या यूज होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो और 2 मिनट, 1-2 मिनट और वेट करते हैं, अगर कोई और जुड़ जाते हैं तो, है ना। हेलो मैम, वो हाँ जैसे जी। मुझे इग्नू का बुक्स अभी तक नहीं मिला है, तो मैंने वो पीडीएफ हाँ, डाउनलोड की हूँ। और कुछ मतलब उसके सपोर्टिव कोई ऑथर का किताब है क्या, हम ले सकते हैं? देखिए मैं मतलब जनरली मैं कभी ऐसे नहीं इस तरीके से किसी को बोलती कि आप कौन से ऑथर को, क्योंकि ये तो आपका जो ये मटेरियल है इसमें भी हर यूनिट के बाद इन्होंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, हाँ है हाँ, ना। मतलब लेकिन जो रेफरेंस दिए हुए हैं उनमें से कुछ हम चूज कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं, आपका एक्चुअली अपने आप में इनका मटेरियल भी सेल्फ सफिशिएंट है, बट किसी किसी टॉपिक के लिए, जैसे जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज भी हम पढ़ेंगे तो कोई कोई इम्पोर्टेंट चीज होगी तो इवन मतलब मेरे को उतना बुक्स के बारे में उस सेंस में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में नहीं हूँ जैसे आप लोगों को पता है। लेकिन
मैं बहुत बार अपने पढ़ने के लिए भी कितनी ही बार मैं जैसे गूगल पे वो एक स्पेसिफिक टॉपिक डाल देती हूँ, तो मुझे उसके लिए मटेरियल मिल जाता है, और जो मुझे पढ़ने में लगता है कि इजी है समझने के लिए, मैं उसको अपने लिए यूज कर लेती हूँ। किसी भी चीज में मैं जो भी ट्रेनिंग्स अपने लिए देती भी हूँ, वहां पे भी मैं बहुत बार गूगल पे कोई भी टॉपिक डाल देती हूँ, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वहां से पढ़ के अपने नोट्स बनाने में कई बार ऐसे यूज कर लेती हूँ। तो इस तरीके की मदद भी आप लोग ले सकते हैं, है ना? ओके, थैंक यू मैम। हाँ, तो ये एक तरीका रहता है। पर इस पूरे पूरे बुक के लिए, पूरा आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए मैं नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। किसी भी जब आप आपके जो भी यहाँ पे जो भी मैडम या सर जो आप लोगों की क्लासेस लेंगे, जैसे वो लोग भी कोई ना कोई बताते रहते हैं कि जनरली कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उसमें थोड़ी-सी आपको गाइडेंस चाहिए, तो उसमें आप जो है गूगल सर्च करके उस सब्जेक्ट के लिए आप जो है, जो आपको डिटेल्स मिलती है ना, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, पढ़ने के लिए इजी लगता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वो एक बेस्ट तरीका रहता है बहुत बार। और रेफरेंसेस इसमें दिए हुए हैं, उस किसी रेफरेंस का भी आप डाल सकते हो कि वो जो रेफरेंस यहाँ पे इतनी सारी किताबें दे रखी हैं, या जो कई बार राइटअप्स होते हैं वो इन्होंने दिए हुए हैं, तो उसको भी आप कर सकते हो, टाइप करके डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें से भी पढ़ सकते हो। ठीक है? ओके मैम। या तो आज अभी भी हम लोग ज्यादा लोग नहीं हैं, मतलब मुश्किल से आप लोग 5-6 ही लोग हो शायद, क्योंकि मुझे तो अभी 8 ही का नंबर दिख रहा है। 8 में तो एक तो आरसी का ही लिंक है, और एक मैं हो गई, तो आप लोग तो 6 लोग हो। 6 है। तो हाँ, तो एनीवे, आप 6 लोग हो, आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का। ओके। अगर अभी और हाँ नहीं आ रहे हैं, तो जो लोग आप लोग आए हो, तो आप लोगों के साथ हम बात करते हैं। तो अब जैसे मैंने बोला कि हमारा जो ये यूनिट है, ये बात करेगा सोशल वर्क प्रोफेशन एंड एजुकेशन की। तो फर्स्ट यूनिट है कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, ये फर्स्ट यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले ये बात करता है वॉलंटरी वर्सेस प्रोफेशनल एक्शन, है ना? वॉलंटरी आप लोग सब समझते हैं, स्वैच्छिक, जिसका मीनिंग होता है मर्जी से, अपनी मर्जी से किया हुआ। तो इसमें जैसे ये बात करते हैं कि वॉलंटरी एक्शन जो है वो एक ऐसा एक्शन होता है जो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, है ना? अपने अपनी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग करते हैं, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से, अपने कंपैशन, अपनी कंसर्न के अकॉर्डिंग, दूसरों की मदद करने के लिए, है ना? जिसके लिए उनको, जिसके बदले में उन्हें कोई कंपनसेशन या कोई मुआवजा या कोई वेजेस, मतलब कोई तनख्वाह या कुछ इस तरीके से नहीं मिलता है। इन्होंने यहाँ पे लिखा कि वॉलंटरी एक्शन के जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे कि हेल्प करना अदर्स की, दूसरों की, और प्रमोट करना उनके वेलबींग के लिए इन ऑल पॉसिबल वेज, है ना? जरूरी नहीं है कि वो मॉनिटरी मदद करना है, मतलब पैसे से या किसी इस तरीके की मदद करना है। फिर इन्होंने लिखा कि एब्सेंस, किसी भी चीज की एब्सेंस होने से, एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो हो कि कोई मटेरियल गेन, उसके बदले में अगर कोई वॉलंटरीली कुछ हेल्प कर रहा है, तो उसको मटेरियल, मतलब उसको किसी सामान से या किसी वस्तु से उसको कोई गेन मिलेगा, ये नहीं है, है ना? वो जो हेल्प दी जाती है वो इस पर्पज से नहीं की जाती है ना? और बेसिकली वॉलंटरी एक्शन का मतलब है कि एक सेंस ऑफ सोशल कंसर्न, मतलब एक समाज में रह रहे हैं, समाज के लिए आपको मतलब कुछ काम करने का मन है, तो आप दूसरों की मदद करना चाह रहे हैं, है ना? आप बिलीव करते हो सर्विस में, सेवा में, है ना? आपका मन है कि आप सेवा करना चाहते हो, है ना? और ये है कि आपको लगता है आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ड्यूटी है ना? और आपका राइट भी है, आपको हक भी है कि आप अपनी मर्जी से दूसरे की मदद कर सकते हैं। फिर इसमें जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है श्रमदान का, तो कल भी हमने, उस दिन भी हमने श्रमदान पढ़ा था, तो इसमें भी लिखा है कि श्रमदान जो है उसको हम सोशल वर्क का प्रोफेशन के नाम से नहीं जोड़ सकते। श्रम का मतलब तो पता है मैनुअल लेबर होता है, या दान मतलब डोनेशन अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, कि ये
जो है मतलब प्रमोट करने के लिए किया जाता है कि किसी भी तरीके की जो गुड्स हैं, जो भी वस्तुएं हैं या कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें हम करना चाहते हैं काम, उस जो श्रमदान है वो उसके लिए किया जाता है। श्रमदान इसमें समझाया कि वो गोल ऑफ गेटिंग जो है वो कॉन्क्रीट कोई भी एक काम, कोई भी एक ना काम जो है उसको करने के लिए है ना, जिसमें कि हर इंसान की ड्यूटी है कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे, कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जो है उसमें लगाए, चाहे वो अपना वो काम के जरिए है ना, कि या वो दूसरों की मदद करना चाहता है, उनके वेलबींग के लिए करना चाहता है, कुछ भी समुदाय के लिए कोई काम करना चाहता है ना। तो इसमें मेन जो बात आती है कि जो हम लोग काम अपनी मर्जी से स्वैच्छिकता से करते हैं, उसमें उसमें बेसिकली हमें किसी भी तरीके की स्पेशलाइज्ड कोई नॉलेज या कोई टेक्निकल जो स्किल्स है उसकी जरूरत नहीं है। ये तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अपने तरीके से जैसे मर्जी कर सकते हैं, ये है ना। तो इसमें बेसिकली ये यही कहता है कि ये जैसे लव अफेक्शन है ना, रिस्पेक्ट या दूसरों ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये इसका फोकस एरिया नहीं होता है ना। क्योंकि इसमें अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि सोशल वर्क एक प्रोफेशन है ना। तो इसमें इन्होंने 6 एट्रीब्यूट्स मतलब 6 क्या क्वालिटीज हैं सोशल वर्क के अंदर, उसको यहाँ पे लिखा है। इसमें लिखा है कि हैव इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस विद लार्ज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब इंटेलेक्चुअली उसको जो है एक दिमागी तरीके से एक जो भी एक एक आदमी है, इंडिविजुअल है, जो भी अकेले एक व्यक्ति है, उसकी क्या जिम्मेवारी है उसके प्रति, मतलब उसको दिमागी रूप से उस पर ध्यान देने को कहा, इसमें कहा गया। फिर इसमें कहा गया कि ये एक साइंटिफिक लर्निंग है, मतलब इसका जो है एक साइंटिफिक बेस है। फिर इसमें है कि इसमें जो नॉलेज यूज होती है वो प्रैक्टिकल तरीके से और एक डेफिनेट कि हम कुछ सही एक हमारा काम करने का फोकस है, हम उसी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं। इसमें यह है कि एक कम्युनिकेबल कैसे एक दूसरे से बातचीत करने की भी क्या टेक्निक्स हैं वो भी इसमें स्पेसिफिक तरीके से बताई जाती हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। फिर इसमें है कि ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइज, अपने आप को भी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए बताता है। फिर इसमें यह है कि आपको मोटिवेशन भी होना चाहिए कि आप मदद करना चाहते हो, लोगों के लिए काम करना चाहते हो। फिर इसमें एक लिखा कि एक ग्रीनवुड है जिसमें कि उन्होंने भी कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज की बात की जो कि होने चाहिए इस प्रोफेशन में, जिसमें है कि एक सिस्टमेटिक बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। जो भी लोग सोशल वर्क, एक प्रोफेशनल सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक तरीके के एक ना स्पेसिफिक तरीके से दिखनी चाहिए, मतलब एक तरीका होना चाहिए। कम्युनिटी जो समुदाय है उसकी सेंक्शन होनी चाहिए, मतलब उनकी मंजूरी होनी चाहिए उसके लिए, है ना। और एक उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो एक सही सोच से कर रहे हैं। एक उसमें रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ मेंबर्स होना चाहिए, है ना। प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, इसके बारे में भी हम बाद में अभी आगे पढ़ेंगे कि एथिक्स क्या है। तो उसमें ये लिखा है कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, वैल्यूज होनी चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए, है ना। उसके अकॉर्डिंगली ही हम सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन को समझते हैं। तो ये इन्होंने बेसिक बोला। उसके बाद यहाँ आता है पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। तो हम लोग अगर हम सोशल वर्क पढ़ेंगे और आज का जो हमारी पूरी क्लास हम जितनी देर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो हम प्रोफेशनल सोशल वर्क से रिलेटेड ही बातचीत करेंगे। तो सोशल वर्क प्रैक्टिस जो है वो प्रमोट क्या करता है, ह्यूमन वेलबींग के बारे में, है ना। ताकि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, रिसोर्सेज हैं, कैपेसिटीज ऑफ पीपल हैं इन द एनवायरमेंट, है ना, जो भी हमारा पर्यावरण है उसमें जितना भी एनवायरमेंट के अंदर जो भी लोगों की कैपेसिटीज हैं उसको किस तरीके से हम उसके लिए पॉलिसीज और सर्विसेज बना सकते हैं टू करेक्ट कंडीशन, मतलब जिसमें कि ह्यूमन बीइंग के राइट्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रह सके। यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क क्या है ना। तो एक इन्होंने यहाँ बताए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क। तो सबसे पहले वही बात है जो हम बार बार करते आ रहे हैं, हमने फ्राइडे को भी किया, अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि ह्यूमन वेलबींग, है ना। तो सबसे पहले हम ह्यूमन वेलबींग की बात करते हैं,
पॉवर्टी, जो हमारे देश की गरीबी रेखा है, उसको खत्म करने की बात करते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी तरीके का सोशल इनजस्टिस है, अन्याय जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो ये सबसे पहला जो सोशल वर्क, प्रोफेशनल सोशल वर्क हम अगर बात करते हैं तो सोशल वर्क का ऑब्जेक्टिव है। फिर कहते हैं सोशल फंक्शनिंग और इंटरेक्शन, एक दूसरे के अंदर जो लोगों के अंदर जो इंटरेक्ट करने का जो है एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअल्स में भी, फैमिलीज में भी, ग्रुप्स में, कम्युनिटीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना, कि उसको हम अकम्पनिश करें थ्रू, उनके लिए गोल्स डेवलप करें, रिसोर्सेस करें, है ना, ताकि और अगर कोई किसी भी तरीके का डिस्ट्रेस है तो उसको हम खत्म करें। तो इस तरीके से हम इसमें बिलीव करते हैं। उसके बाद है फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करें कि सोशल पॉलिसीज क्या बनाई जा सकती हैं, किस तरीके की सर्विसेज दी जाती हैं, क्या क्या और प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं जिससे कि ह्यूमन नीड्स जो है वो, और उनको सपोर्ट करने का हम क्या तरीका, उनकी कैपेसिटीज कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पर जोर दें। फिर वो कहते हैं कि और इसमें क्या है कि पॉलिसीज बनाएं, सर्विसेज और रिसोर्सेज बनाएं, है ना, कि किस तरीके के हम और रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, कैसे कैसे सोशल पॉलिटिकल एक्शंस हो सकते हैं, ताकि सोशल और इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो हमारे समाज में बने। ये है। उसके बाद इसी में हमारे सोशल वर्क में रिसर्च, नॉलेज और स्किल्स, है ना, इनका यूसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत बेसिक है जो ये बात करता है सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। इंडिया में हमने यहाँ बताया कि 1989 में, मतलब मैंने जब सोशल वर्क किया बीएसडब्ल्यू से एमएसडब्ल्यू 85 से 90 में किया था जानिया से, और यहाँ है कि मंडल ने 1989 में बोला कि जब हमारा इंडिया में सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन की शुरुआत की गई थी, तभी भी हमारी दो तीन चीजों पे ज्यादा फोकस रहता था। एक तो जैसे मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क में था, है ना, फिर इंडिया में पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंट पीरियड के बाद जो था और भी कुछ स्पेशलाइजेशन एरियाज आ गए, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, क्रिमिनोलॉजी, करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके की चीजों का भी हुआ। इन इन चीजों के यूपर भी थोड़ा बहुत फोकस आना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे हमारी जो थॉट था वो चेंज होने लगा। अब आगे आता है यूनिवर्सल एंड कल्चरली रेलेवेंट पर्सपेक्टिव्स, हाँ, इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म। इंटरनेशनली मतलब इंटरनेशनली हम लोग जो सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन है उसको किस तरीके से समझते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ आया कि सोशल वर्क जो है वो कभी भी, हम आज की तारीख में भी हम नहीं कह पा रहे हैं कि सोशल वर्क जो है वो फुली डेवलप्ड है ना। अभी भी हम लोगों के दिमाग में ये सब कंफ्यूजन्स रहती हैं। कभी जैसे हमारा, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज, हमें मालूम है कि यूएस यूरोप को हम डेवलप्ड कंट्रीज का नाम देते हैं, कि हमारे यूएस या कि ये पहले डेवलप्ड कंट्रीज में था और धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज में भी सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन जो है, हमने उस दिन भी फ्राइडे को थोड़ा बहुत इसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि सोशल वर्क जो है वो धीरे धीरे जो है वो प्रमोट होने लगा, अपना अलग अलग आइडेंटिटी और एक्टिविटीज के साथ जो है अलग अलग फील्ड्स के अंदर उसका सेटअप हुआ। तो सम की मतलब कुछ कुछ सेटिंग्स के अंदर जो एम्फेसिस था, जो जोर डाला जाता था, वो नॉर्थ अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोप का जो था उसका ज्यादा था, है ना। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले भी बोला कि हमारा यूएस और बेसिकली यूएस, कनाडा एंड हमारी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा सोशल वर्क प्रोफेशन में, बिकॉज ये जो हमारा सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन है ये स्टार्ट वहां से हुआ। तो उनका हम लोगों का भी, हम लोगों का डे टू डे की जो हमारा, इवन इंडिया की जब हम बात करें तो इंडिया भी अंडर जो है वो यूएस और यूरोप के इन्फ्लुएंस में ही सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें अभी जो मैं कुछ बोलने वाली हूँ ये थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगी हिंदी में मैं बोलूँ जितना हो पाएगा, लेकिन ये कुछ लाइन्स हैं, ये आपके पास हिंदी में भी होंगी, जो हम लोगों के लिए आप लोगों को मतलब इसको समझना भी है और याद भी करना है ना। ये जो मैं अभी आप लोगों को बोलने वाली हूँ, तो इसमें बता, यहाँ ये बोलता है कि सोशल वर्क प्रोफेशन जो है वो प्रमोट करता है
सोशल चेंज को, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये सोशल वर्क प्रोफेशन जो है का रोल है। उसके बाद एम्पावर करना, एम्पावरमेंट का मतलब हिंदी में मैंने लिखा है अधिकारिता, है ना। एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, है ना, टू एनहांस वेलबींग, मतलब जो भी लोगों को एम्पावर करना कि वो जो वो उनके वेलबींग को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। फिर ये कहता है कि यूटिलाइज जो थ्योरीज है ह्यूमन बिहेवियर की और सोशल प्रॉब्लम्स की, वो सोशल वर्क जो है इंटरवीन करता है और लोगों से इंटरैक्ट और उनकी एनवायरनमेंट, उनके पर्यावरण में उसमें इंटरैक्ट करके उसको बदलने की कोशिश करता है ना। वो जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के साइकोलॉजी में, साइकेट्री में जो थ्योरीज बनी है, उनको भी कहीं कहीं पढ़ के उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। बेसिकली जो एज ए सोशल वर्कर हम लोग लोगों से इंटरैक्ट करके, उनके एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करके उसमें हम लोग काम करना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल्स जो ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं और सोशल जस्टिस हैं, दे आर फंडामेंटल टू सोशल वर्क। तो इस चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो लाइनें मैं अभी आप लोगों को बोल रही हूँ, ये अभी इसी चैप्टर में हम एक बार दोबारा फिर से पढ़ेंगे। वो जो हम दोबारा भी पढ़ेंगे तो दैट शोज कि ये जो लाइनें हैं वो सोशल वर्क को एज ए प्रोफेशन समझाने में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं, है ना। क्योंकि ये कहता है कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन जो है वो सोशल चेंज को लाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, उनका वेलबींग ठीक से बनाने के लिए कितना काम करता है। फिर जो ह्यूमन बिहेवियर और जो सोशल सिस्टम्स है ना, उसमें सोशल वर्क इंटरवीन करता है ताकि लोग आपस में इंटरैक्ट कर पाए, अपनी एनवायरनमेंट के अंदर ठीक से रह पाए। और प्रिंसिपल्स इसके अंदर जो है ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस जो है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, बिकॉज हम वी एज ए सोशल वर्क प्रोफेशनल्स, हम लोगों का जो काम है वो इसी के अराउंड घूमता है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स को समझते हैं और हम अगर जो काम कर रहे हैं वो सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। सो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स में कुछ एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले है इसमें कमेंट्री, जिसको हिंदी में समीक्षा बोलते हैं। तो कमेंट्री में इन्होंने लिखा है सोशल वर्क जो है बहुत अलग अलग तरीके से जो है वो लोगों और उनकी एनवायरनमेंट के बीच में काम करता है ना। और इसमें है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है उसका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग और सोशल चेंज है ना। और सोशल वर्कर्स जो है वो चेंज एजेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। और वो उनका जो काम है वो इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और कम्युनिटी हर लेवल पे, बिकॉज वी एज ए सोशल वर्कर वी आर वर्किंग, हम लोग जब काम करेंगे हम इंडिविजुअल के साथ भी काम करते हैं, उनकी फैमिलीज के साथ भी काम करते हैं, कम्युनिटीज में, पूरे समुदाय में भी काम करते हैं, है ना। तो सोशल वर्कर जो है वो इंटर रिलेटेड सिस्टम ऑफ वैल्यू, थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। तो ये है दूसरा चीज, ये समीक्षा है जो इसको जो हमने कमेंट्री का नाम दिया, इसके आगे है वैल्यूज। तो जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि सोशल वर्कर जो है वो उसका ह्यूमैनिटेरियन एंड और डेमोक्रेटिक आइडिया है ना। उसमें जो वैल्यू बेस्ड है वो इक्वालिटी, वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ ऑल पीपल, है ना। हम लोग इस बात को समझते हैं ना कि इक्वालिटी, वर्थ और डिग्निटी ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें है कि ये कहता है कि सोशल वर्क जो प्रैक्टिस है उसका जो मेन फोकस है वो ह्यूमन नीड्स को और ह्यूमन पोटेंशियल को फुलफिल करना है ना। कि ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स क्या है और उनके अंदर अपनी क्या खासियतें हैं, उनकी पोटेंशियल उनमें क्या है जो वो कर सकते हैं। उसके आगे कि ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस जो है उनका जो सर्व एज द मोटिवेशन, अगर हम ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो वो एक मोटिवेशन है, वो हमें मोटिवेट करता है कि हम सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन में काम कर रहे हैं।
फिर आगे आता है थ्योरी। तो जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो इसका है कि एक मेथोडोलॉजी है, एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक तरीका है, एविडेंस बेस्ड नॉलेज है ना, जो कि हम रिसर्च और प्रैक्टिस इवैल्यूएशन से सीखते हैं। थ्योरी, जब हम थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी, हमारी सोशल वर्क थ्योरी के पीछे हमेशा कोई ना कोई रिसर्च रही है। जैसे जैसे हम लोगों का जैसे ईयर ऑफ ये स्टडीज बढ़ती, ईयर पास बाय होते जा रहे हैं, तो कुछ ना कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं। सो वन आर दी अदर हम लोगों को नई फाइंडिंग्स मिलती रहती हैं कि अभी इस एरिया में क्या काम हो रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं। सो ये जो रिसर्च है कई बार हम लोगों को एज ए प्रोफेशनल काम करने में बहुत मदद करती है। इसके बाद बात आती है प्रैक्टिस। तो सोशल वर्क जो है एड्रेस करता है बैरियर्स, मतलब कोई भी रोक लगी है, किसी भी तरीके की इनइक्वालिटीज हैं, इनजस्टिस है, जो भी हमारे समाज में इस तरीके का कुछ है, तो सोशल वर्क जो है वो इन सब चीजों को जो है वो एड्रेस करता है। किसी भी तरीके की बैरियर्स को, इनइक्वालिटीज को या इनजस्टिस को हमारे समाज के अंदर, है ना। और सोशल वर्क जो है वो यूटिलाइज करता है स्किल्स, टेक्निक्स, है ना, एंड एक्टिविटीज, जिसको एक होलिस्टिक, एक कंप्लीट रूप में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो एक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका रोल है। फिर इसमें बोला कि सोशल वर्क इंटरवेंशन जो है वो प्राइमरी पर्सन फोकस्ड भी है, साइको सोशल प्रोसेस भी है ना, सोशल पॉलिसी, प्लानिंग और डेवलपमेंट। तो आगे भी हम लोग इसके बारे में भी, सोशल पॉलिसी के बारे में, प्लानिंग, ये सब के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये कहते हैं कि ये सब चीजें क्या इंक्लूड करती हैं, काउंसलिंग, क्लिनिकल सोशल वर्क, ग्रुप वर्क, सोशल फैमिली ट्रीटमेंट, थेरेपी, ये हर चीज को जो है जब हम काम करते हैं, प्रैक्टिस एरिया है, तो वो हर चीज को इन्वॉल्व करके आगे काम करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ये बेसिक, ये जो था हम लोगों का बेसिक जो मेनली हमारा फर्स्ट यूनिट में ये बेस हम लोगों को सोशल वर्क के बारे में बताया गया। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा कि सोशल वर्क के अंदर क्या कमेंट्री है, वैल्यूज हैं, थ्योरीज हैं और प्रैक्टिस हैं, किस तरीके से हम लोग जो है वो सोशल वर्क का बेस समझ सकते हैं, है ना। आगे आगे जब हम लोग और बातें करेंगे इसी आज के क्लास में, तो बहुत कुछ हम लोगों को क्लैरिटी आएगी। इसी सब्जेक्ट के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत और क्लैरिटी आ जाएगी हमारी अप्रोच में, कि हम समझें कि हम लोगों का जो काम करने का ढंग है, या कोई वॉलंटियर जो कोई काम करते हैं, है ना, उसमें और हम में क्या फर्क है। तो हम जब इस आज की क्लास में आगे आगे और बढ़ेंगे, तो हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या हम लोगों में और दूसरों में फर्क है, एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर और बाकी लोगों में क्या फर्क है। अब जो हमारा सेकंड यूनिट है वो बात करता है सोशल वर्क एजुकेशन। इंग्लिश में लिखा है रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट्स। रेट्रोस्पेक्ट का मीनिंग जो मैंने पढ़ा वो है पुनरावलोकन, और प्रोस्पेक्ट्स का मीनिंग जो हिंदी में है वो संभावना मैंने पढ़ा। बट आपके हिंदी की बुक्स में कैसे लिखते हैं मैं नहीं जानती हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा माफ करिएगा, क्योंकि मेरे पास ये इंग्लिश का ही है, मटेरियल जो मेरे पास है वो इंग्लिश में ही है। हिंदी का मैं अगर पढ़ूंगी भी तो शायद मैं समझ नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैंने हिंदी वाला मटेरियल नहीं लिया हुआ है। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैक्सिमम हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझा पाऊँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। कोशिश मैं पूरा अपनी तरफ से करूंगी, है ना। तो इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसमें बताया कि जब हमारा 19 सेंचुरी, है ना, सोशल वर्क एजुकेशन, जब हम यूएस की बात करते हैं, कि जैसे हम पहले भी बोल रहे थे, हमने फ्राइडे को भी पढ़ा कि यूएस में एमर्ज हुआ, है ना, सोशल साइंसेस जो था, इसमें बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो थे इवन वुमेन के लिए, है ना, जो था। और इसमें था कि कुछ जो दान पुण्य करने वाली संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो डेवलप हुई, और उन्होंने ही कोई ट्रेनिंग और एजुकेशनल कोर्सेज जो हैं उन पे फोकस डाल करके कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में काम करना शुरू किया। फिर इसमें लिखा है कि मिड 1800s वाला जो ईयर थे, है ना, उसमें कुछ ऐसी एसोसिएशंस बनी जिन्होंने
पुअर गरीबों की जो था उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम किया। और जो ऐसे हमने फ्राइडे को भी पढ़ा था चैरिटेबल ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, ये आज फिर हमारी क्लास में हम लोग इसका जिक्र 2-4 बार करेंगे। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में था, मेनली उसने बिगिन किया कि किस तरीके से वॉलंटियर्स को जो था इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाए, है ना, और इससे जो है वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाए आगे। अब ये कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन द यूएस, जो हमने एक्चुअली फ्राइडे को भी थोड़ा बहुत पढ़ा, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा इसी चीज को फोकस डाल रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन यूएस में, यूएस में किस तरीके से हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन की शुरुआत हुई। तो यहाँ लिखा कि यूएस के अंदर जो था 1800 में 1800s वाले जो ईयर थे उसने इन्फ्लुएंस किया डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन को, है ना। तो इसमें इन्होंने बोला सबसे पहले क्या ट्रेंड था, तो सबसे पहला जो इसमें 3 ट्रेंड्स के बारे में ये लोग बात करते हैं कि क्या क्या ट्रेंड्स थे यूएसए में। तो जो सबसे पहला जो ट्रेंड था यूएस में था वो यहाँ अगेन जो बात करते हैं वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज का इन्होंने जिक्र किया इसके अंदर, जो पुअर जो बहुत गरीब लोगों थे उनकी मदद करने के लिए काम करना चाहते थे, है ना। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनके जो स्टाफ थे वो वॉलंटियर्स भी थे और वुमेन थी, है ना। अभी हमने पहले भी यही लाइन बोली। और ये लोग प्रोवाइड करते थे डायरेक्ट असिस्टेंस, जिनको भी मदद की जरूरत है उनको डायरेक्ट इन्हीं के द्वारा, ये जो लेडीज थी जो वुमेन वहां पे काम करती थी एज वॉलंटियर्स काम करती थी, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में वो लोग काम करते थे, और जैसे वुमेन वहां ज्यादा काम करने वाली थी, वो लोग जो भी निडी लोग थे, गरीब लोग थे, जो जरूरतमंद लोग थे, उनके लिए वहां पे काम करते थे। और इसमें है उसके बाद वो कहते हैं दूसरा ट्रेंड, तो कहते हैं सेकंड ट्रेंड, ये तो फर्स्ट ट्रेंड था जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज के बारे में बात करता है। तो सेकंड ट्रेंड जो है वो फोकस करता है एकेडमिक सोशल साइंटिस्ट, है ना, जो कि सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर मेनली पॉवर्टी और क्राइम, ये हमारे मेनली जो है ये लोग बात करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स थी, है ना, कि पॉवर्टी और क्राइम जो थी वो मेजर इश्यूज थे कंसर्न के, तो उसके ऊपर ये लोग काम करना चाहते थे। तो एज ए सोशल साइंटिस्ट, तो यहाँ बात की गई मैरी रिचमंड। मैरी रिचमंड जो एक लेडी थी वो एक फिलंथ्रोपिस्ट थी, मतलब ऐसे लोगों की मदद करने वाली लेडी थी। उसने, हमने परसों की क्लास में भी पढ़ा था कि मैरी रिचमंड ने एक किताब लिखी थी सोशल डायग्नोसिस, है ना। और वहाँ और मतलब वो क्योंकि ये लोग भी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से के साथ लिंक्ड ही थे उन्हीं के साथ, क्योंकि इन्होंने ये किताब 1917 में लिखी थी, और जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है वो 1842 या 1877 ऐसे टाइम पे ये वाली ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हुआ था। तो जैसे इन्होंने कहा कि जो ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो काम कर रही थी, तो उस समय 6 हफ्ते का एक कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया था, जो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उन्होंने उस प्रोग्राम का टाइम बढ़ा करके 1 साल तक का कर दिया था। क्योंकि ये मैरी रिचमंड ने भी जैसे सोशल डायग्नोसिस करके एक किताब भी लिखी, और उन्होंने ये जो टाइम पीरियड 6 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लोग करते थे, उस पीरियड को बढ़ा करके 1 साल तक का कर दिया उनके टाइम में। उसके बाद आता है थर्ड ट्रेंड। जो तीसरा ट्रेंड था उसमें क्या हुआ, उसमें इन्होंने ये बोला कि फॉर्मल यूनिवर्सिटी सेटअप, है ना, जिसमें सोशल वर्क एजुकेशन जो था उसकी डेवलपमेंट की गई, और बहुत सारे इवन वुमेन्स कॉलेजेस भी खोले गए। यहाँ पे इन्होंने बोला कि बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे वो 1890-2000 में भी जो काम कर रही थी, तो उसमें जो वुमेन थी, है ना, उनका काफी ज्यादा वो होने लगा कि उनके लिए भी अलग से कॉलेजेस वगैरह खोले गए। फिर यहाँ ये कहते हैं कि फर्स्ट स्कूल्स जो थे उन्होंने ऑफर किया, क्यूरिकुलम जो डेवलप किया उसको इन्होंने सोशल वर्क एजुकेशन जो था उसको नाम दिया ट्रेनिंग स्कूल्स का, है ना, जहाँ पे
फर्स्ट जनरेशन स्कूल्स जो थे उन्होंने बोला कि जो डेवलप हुए थे वो 1898 1898 से लेकर 1929 तक का जो टाइम था उस टाइम पीरियड में डेवलप किए गए। और इनका नाम जो रखा गया वो एसोसिएशन ऑफ ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्क प्रैक्टिस, जिसमें इन्होंने बोला कि 17 चार्टर मेंबर्स यूएसए में थे और 2 जो स्कूल्स थे वो कनाडा में थे। तो ये जो प्रोग्राम्स इन्होंने यहाँ पर डेवलप किए थे। सो बेसिकली दिस इज व्हाट जो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन यूएस है, इसको 3 ट्रेंड्स में बता करके यहाँ पे समझाया है। उसके बाद अगला जो है वो बात करता है यहाँ पर emergence of global standards. अब global standards in social work education, अब यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्क एजुकेशन जो है वो एक बहुत ही एक्सटेंसिव, बहुत ही बड़े स्केल पे एक इन्होंने जॉइंटली एक काम किया, जिसमें अब ये नाम मैं इंग्लिश में लूंगी, आप लोगों के पास बुक्स में शायद हिंदी में ये नाम होंगे, लेकिन मैं यहाँ इंग्लिश में ये नाम यूज कर रही हूँ, बट ये नाम हमें पता होने चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को लेकर के। जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ये बोलते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स, जिसको अंग्रेजी में IFSW का नाम दिया है ना। और दूसरी नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जिसको इन्होंने IASSW का नाम किया है। तो ये जो दोनों जो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम किया, जो ये मैंने इसका गूगल सर्च किया और मैंने देखा कि यहाँ नहीं लिखा था, मुझे नहीं दिखा, तो मैंने उसमें देखा कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स जो है, इसका हेड ऑफिस आज की डेट में भी इसका जो हेड ऑफिस है ये स्विट्जरलैंड में है। हाँ, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सेटअप हुई थी 9 अगस्त 1956 में, मतलब ये इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये स्टार्ट हुई थी 1928 में मिलान में, जो कि इटली में है ना। सो 19 ये दोनों इतनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे अलग अलग तरह के रिसर्च, अलग अलग तरह की डिफिकल्टी, सोशल वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, कैसे काम हो सकता है, क्या करिकुलम डेवलप करना है, सो ऑन डिफरेंट इश्यूज, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका जो सेटअप है वो काम करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द सोशल वर्क प्रोफेशन जो है, ये इसके बेसिकली बहुत सी अलग अलग लोकेशन पे जो है इनका वेब पेज अवेलेबल है, जो इनको हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं। फिर इसमें लिखा है ना कि IA जो दोनों है IFSW और IASSW है ना, इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए है ना, जो अगेन कि वो सोशल वर्क इन इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क को समझने के लिए। यहाँ अगेन आई एम गोइंग टू यूज दैट सेम पैराग्राफ जो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, जब मैं आपको बोल रही थी आप में से किसी ने लिखा है नोट्स सेंड कीजिए। मेरे पास माफ करना, मैंने कोई नोट्स तो बनाए नहीं है, ऐसे कोई नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं जो भी पढ़ रही हूँ, जो आप लोगों की बुक्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, मैं वहीं से पढ़ रही हूँ, वहीं से पढ़ के मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। अलग से मैं इन किताबों, इस किताब से हटके मैंने सिर्फ अभी वो जो बोला था वो सिर्फ ये बोला था कि IFSW जो था वो कहाँ बनाया गया था, जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, और IASSW का हेड ऑफिस कहाँ है, ये मैंने गूगल सर्च करके पढ़ के खोज निकाला था, वो आप अभी भी नोट कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल देती हूँ,
IFSW जो है वो स्विट्जरलैंड में बना 1956 में, और IASSW जो है वो मिलान इटली में बना 1928 में। ये मैंने गूगल सर्च के इसको सर्च किया था, ये ढूंढना चाहती थी मैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस कितनी पुरानी हैं और कहाँ हैं, तो मैंने ये खोजा था। ये आप लोग अभी भी लिख सकते हैं क्लास में, है ना। अदरवाइज जो भी मैं बोल रही हूँ आपकी बुक में से बोल रही हूँ, है ना। अलग से मेरे और कोई अलग से नोट्स नहीं है, मैं इसी में से ही आपके साथ बोल के आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ अगेन जो मैं बोलने वाली हूँ, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि ये जो पैराग्राफ मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसी चीज को, बिकॉज ये जो पैराग्राफ है जो मैं पहले भी बोला और अभी भी बोलने वाली हूँ, ये 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, जो बताता है कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन का क्या मेन काम है, क्या है ना। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे भी बोलता है कि दोबारा बोल रही हूँ मैं कि सोशल वर्क प्रोफेशन प्रमोट करता है। देखिए ये आपको पैराग्राफ आपकी किताब में, हिंदी की किताब में भी आप देखोगे तो जो 2.3 यूनिट है उसके सेकंड पेज पे है ये 2.3 पेज, जो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करता है, इसके दूसरे पेज पे ये पैराग्राफ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये पैराग्राफ शायद चौथा पैराग्राफ है जो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि सोशल वर्क प्रोफेशन जो है प्रमोट करता है सोशल चेंज को, है ना। सोशल चेंज को प्रमोट करता है। सोशल चेंज हम आगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें भी यूनिट में है और बाद में आपका लास्ट यूनिट, लास्ट क्लास में, 4th क्लास में भी हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंडरी मेथड की, सोशल एक्शन की, जहाँ पे हम सोशल चेंज के बारे में दोबारा पढ़ेंगे। तो अभी इसमें ये बात करता है कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन का काम ही है सोशल चेंज लाना, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, लोगों की जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना, ह्यूमन रिलेशनशिप को डेवलप करना, एम्पावर करना लोगों को, ताकि उनका वेलबींग के लिए काम हो सके, है ना। और यूटिलाइज करना थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल सिस्टम को, ताकि सोशल वर्क जो है वो इंटरवीन कर सके कि लोग आपस में इंटरैक्ट कर पाए और अपनी एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर पाए, है ना, उसके लिए। और यहाँ पे बोला गया कि जो ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस है, ये 2 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं सोशल वर्क में। यही पैराग्राफ हमने पहले भी पढ़ा और यही पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा। सो ये पैराग्राफ फॉर योर स्टडीज, जब आप लोग पढ़ोगे, आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे कि सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ के समझ के रटना है, जैसे भी, मतलब जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता है, इस पैराग्राफ को आप जरूर यूज करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू पीपल। जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या कोई क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे भी आता है, तो ये पैराग्राफ जो है वो आपको बहुत हेल्प करता है टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि ये एक मीनिंगफुल पैराग्राफ है जिसका डेप्थ में मीनिंग है जब हम सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन की बात करते हैं। तो यहाँ इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे एक बोला गया है कि स्टैंडर्ड्स क्या है ना, कि हम मतलब जो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज किए गए। तो ये बोलता है स्कूल्स जो हैं वो कोर पर्पस है उनका, और मिशन स्टेटमेंट है, प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। फिर उसके बाद ये बात करता है कि प्रोग्राम्स का एक करिकुलम होना चाहिए इंक्लूडिंग फील्ड एजुकेशन। फिर उनका कहता है एक अपना प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए, एक प्रोफेशनल स्टाफ होना चाहिए, सोशल वर्क स्टूडेंट्स होने चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे उनके रिसोर्सेज डेवलप होंगे उसको देखना चाहिए, है ना। कल्चर और एथनिक डाइवर्सिटी की बात होनी चाहिए। यहीं पे इन्होंने इसका ये अब आगे ये बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, इन्होंने 4 कंसेप्चुअल मतलब 4 कंसेप्ट से समझने के बारे में, ये जो हम बात कर रहे हैं इसमें, जो हम ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो इसमें 4 कंसेप्ट्स जो हैं यहाँ पे अभी बताए हैं, जो मैं अभी आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट है।
कई बार मैंने देखा 10 नंबर का क्वेश्चन इस पे आता है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। मैंने अभी आप लोगों की क्लास से पहले जैसे फ्राइडे को भी देखा, तो आज भी मैंने देखा कि इस यूनिट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे एक बार मैंने देखा 10 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में जो मैंने अभी आपको बताया पहले, जो हमने ये जो दो IFSW और IASSW के बारे में बात किया, है ना, तो ये बात हम लोग कर रहे हैं, या मैंने अभी जो पैराग्राफ आपके साथ पढ़ा, या अभी जो मैंने स्टैंडर्ड्स बताए जिनकी जरूरत होती है, और अब हम जो 4 कंसेप्ट्स की बात करने वाले हैं, इनके बारे में आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया क्या, सोशल वर्क प्रोफेशन जो है वो इंक्लूड करता है किस चीज को, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और डेवलपमेंट उसके एनवायरनमेंट के अंदर, जिस भी एनवायरनमेंट में, जहाँ भी मतलब पर्यावरण में, समाज में वो रहता है, ये उसकी बात करता है। और ट्रेडिशंस, कल्चर्स, बिलीव्स, रिलीजन्स और कस्टम कैसे उसकी फंक्शनिंग को, एक इंसान की फंक्शनिंग को जो है वो उसको कैसे मोल्ड करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, ये उसके लिए काम करता है। फिर सोशल वर्क प्रोफेशनल जो है वो एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालते हैं किस चीज पर, डेवलपमेंट के ऊपर। क्या क्रिटिकली सेल्फ, जो भी क्रिटिकली सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स हैं, किस तरीके से आप अपने को उसको उनका जोर रहता है उनकी डेवलपमेंट के ऊपर। फिर ये कहता है कि मेथड्स ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस जो है वो क्या इंक्लूड करता है, स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ असेसमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, है ना, और हेल्पिंग प्रोसेस और रिसर्च। यू नो, जब भी आप लोग कल को, जैसे मैंने बोला आपकी L13 में भी क्लास होगी, तो उसमें भी हमारा फोकस जो रहेगा वो रहेगा स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड। तो हम अभी भी पढ़ रहे हैं कि ये स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड, हम एज अ सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैं, तो हमारे लिए ये 3 बातें, स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर वर्किंग। डे टू डे वर्क करेंगे, हमारा जो भी काम होगा, हमारी जो भी लर्निंग होगी, जब भी हम फील्ड में जाएंगे, तो इसका बहुत एम्फेसिस रहेगा, बहुत जोर रहेगा कि हमने क्या स्किल्स एक्वायर किए, क्या नॉलेज बढ़ी, और हमारा एटीट्यूड एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर कैसा है। ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है हमारे डे टू डे वर्किंग के अंदर। फिर उसके बाद जो 4th है इसमें पॉइंट, वो है कि सोशल वर्क प्रोफेशन जो है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। सी फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे लिए जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, इफ वी आर इन अ सिनेरियो, आज हम लोग हैं, जितने भी लोग हम लोग इस क्लासरूम के अंदर हैं, हमारे लिए, है ना, हम लोगों के लिए हर इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो वी हैव टू बिलीव इन दैट, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को काम करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कि इम्प्लीकेशंस क्या है फॉर इंडिजेनाइजेशन, मतलब स्वदेशीकरण, है ना, ऑफ सोशल वर्क नॉलेज। सो इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या इसमें हम लोगों को क्या इश्यूज हैं या क्या चीज है, उसको स्वदेशीकरण ऑफ सोशल वर्क नॉलेज को समझने के लिए। तो यहाँ जो हम बात करेंगे कि इसमें बात की गई है कि स्टैंडर्ड्स जो है वो करेक्ट, उसको हम कैसे वो पहचान सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंसिंग ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में। मेन हमारा आगे आ रहा है इलस्ट्रेशंस इन एशिया एंड इंडिया। तो उसमें कुछ इन्होंने एशिया और इंडिया में किस तरीके से हम लोग काम कर किया और क्या है हमारा, उसके बारे में बताया गया है। अगेन यहाँ पे हमारा जो बात की गई कि अमेरिका का हमारे देश में प्रोफेशनल सोशल वर्क एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहा है, जोर रहा है। जो मैंने कल उस दिन फ्राइडे को भी बात की थी कि हमारे यहाँ पे सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट जो था वो, जैसे इसमें है था कि 1936 में शुरू हुआ था, तो उस समय जो फाउंडर डायरेक्टर थे वो उन्होंने फिर बाद में इसको रीनेम करके, हम लोग आजकल टिस के नाम से जाते हैं ना, इसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के नाम से ये जाना जाता है। पहले इसका नाम, जैसे उस दिन फ्राइडे को भी मैंने बोला था कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट था,
जो बाद में इसका रीनेम कर दिया गया। और इसमें बेसिकली एक क्लिफोर्ड मंशरार्ड करके एक अमेरिकन मिशनरी था, जिसका काफी रोल रहा, एक्सपीरियंस रहा कि अमेरिका और इंडिया में काम करने से। इसमें बताया गया कि इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया कि स्पेशलाइजेशन इन मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, क्रिमिनोलॉजी एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, और साथ में ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, और लेबर वेलफेयर और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो ये सब फील्ड्स को जो है इन्होंने सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड किया, है ना। मुझे याद है कि जैसे मैंने 85 से 90 में मैंने BSW और MSW किया, और उस जमाने में 89 में जब मैं 88 से 90 में मैंने MSW किया, तो जामिया में उन दिनों में 3 स्पेशलाइजेशंस होती थी। एक मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क होती थी, एक पर्सनल होती थी, और एक क्रिमिनोलॉजी होती थी। और अब मैं यहाँ पे भी पढ़ रही हूँ, यहाँ पे इन्होंने जो है फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर भी दी हुई है, क्रिमिनोलॉजी तो दी हुई है ना, और ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो मेथड्स हैं इनका भी यहाँ पे डाला गया है कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो काम होता था। और जो क्यूरेटिव जो है वो सोशल केस वर्क पे ज़्यादा काम रहता था, और लेस अटेंशन दी जाती थी। यहाँ पे लिखा है कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस कम डाला जाता था, है ना। केस वर्क की फॉर्म में ज़्यादा काम हो जाता था, लेकिन इस तरीके से जो काम है वो कम होता था। फिर इसमें ये लिखा कि अल्टीमेटली इसमें आया कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया जब बना, तो सोशल नीड्स जो थी वो हमारी अलग तरीके की होने लगी थी, है ना। हम लोग वेस्ट से डिफरेंट हैं, क्योंकि वेस्ट जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज है, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, तो हम लोगों की नीड्स, हमारी ज़रूरतें और ये सब चीज़ें बहुत फर्क थी। तो फिर हमने इंडिया में जो था, हम लोगों ने फिर धीरे धीरे हमारा जो पॉवर्टी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से हमारे साथ क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमने थोड़ा थोड़ा हर एक उस एस्पेक्ट के ऊपर कवर करना शुरू किया। क्योंकि यही हो रहा था कि पहले क्या था कि जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग थे, है ना, जिनको जो लोग काम करते थे वो काम कर रहे थे जो गरीब या डिसेबल लोग हैं उनके लिए, लेकिन जो रूट कॉज है, मतलब गरीब तो हैं लेकिन गरीबी का रूट कॉज क्या है उसके ऊपर काम नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे सोशल वर्क प्रोफेशन के अंदर ये रियलाइज किया कि अब हमारी जो जरूरत है, हम लोगों को सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन में भी रूट कॉज हमारी पॉवर्टी का या क्राइम का या इस तरीके की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसके रूट कॉज के ऊपर भी काम करने की जरूरत है ना। तो इन्होंने पहले था कि जैसे एक मॉडल था कि अल्कोहलिज्म का यूएस में, है ना, लेकिन फिर उसी को इन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे जैसे इंडिया में इस चीज को डेवलप किया कि जो यहाँ था कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि ब्लेमिंग द क्लाइंट, है ना। अब मतलब पहले था कि सिर्फ क्लाइंट के साथ काम करना है, तो फिर उसी को ब्लेम करना है कि वही कुछ अपने में बदलाव नहीं लाना चाहता, कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो मतलब इन्होंने इस प्रोसीजर से थोड़ा हट के काम करना शुरू किया। यहाँ पे हुआ कि सोशल वर्कर्स इंडिया के अंदर जो थे वो गुरु हिंदी का शब्द यहाँ मतलब मैं अगर अंग्रेजी के उससे पढ़ रही हूँ तो यहाँ हिंदी का वर्ड गुरु ज्यादा है। गुरुस पे ज्यादा जोर डालना शुरू किया कि वो पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ जो है वो डेवलप करें और उनकी परिवारों के साथ मिलें, ताकि वो एक अलग तरीके से जो कोई भी इशू है उसके ऊपर काम कर पाए। फिर यहाँ पे लिखा है कि प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो है उसमें है कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरत है कि कैसे अपनी कंट्री के जो इश्यूज हैं, अपनी जो पॉलिसीज हैं उसमें हमें बदलाव लाने के लिए, उसमें अपना काम करने के लिए किस किस तरीके से ज़रूरत है। जैसे HIV एड्स से रिलेटेड हमारा इंटरनेशनल क्राइम बन चुका है ये माइग्रेशन, है ना। माइग्रेट होते हैं लोग, इधर से उधर जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज में क्या है ना, और हमारी किस तरीके से एनवायरमेंटल इश्यूज किस तरीके के हैं। तो हर चीज को एक एक अपना अलग अलग तरीके से कंसर्न मांग के
इन हर फील्ड के ऊपर काम करने की बात की गई। सो ये हम लोगों का जो है, इसके साथ हमारा ये सेकंड यूनिट यहाँ पे खत्म होता है। ये इन्होंने इसमें खत्म किया। अब हमारा आता है सोशल वर्क एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग। ये एक्चुअली हमारा थर्ड यूनिट है। अब सोशल वर्क एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर मैंने देखा है कभी कभी यहाँ पे मैंने मेरे पास 4 क्वेश्चन पेपर्स को मैंने डाउनलोड किया था, और 4 क्वेश्चन पेपर्स में मैंने देखा 2 बार ये डिस्टेंस लर्निंग जो है हमारी सोशल वर्क प्रोफेशन के ऊपर भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 20-20 नंबर वाला भी। तो इसके लिए मैं भी मतलब गूगल सर्च कर रही थी कल या परसों, कल तो नहीं परसों की बात है शायद, मैं बैठी हुई देख रही थी कि किस तरीके से मैं इसके बारे में ज्यादा पढ़ पाऊँ या देख पाऊँ। तो हमारे इग्नू में ही जो दिल्ली में जो हेड ऑफिस है, यहाँ पे डॉक्टर सोम्या है, वो पहले एसोसिएट प्रोफेसर थी, अभी वो डायरेक्टर बन चुकी हैं। आज की डेट में करंटली शी इज वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ सोशल वर्क डिपार्टमेंट इग्नू में, दिल्ली में वो काम करती हैं। तो उन्होंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह इसके ऊपर लिखे हैं। तो मेरे पास वो मैंने कोई एक आर्टिकल कहीं पे कुछ पढ़ा था, पर मुझे वो यहाँ पे इस साइट पे उसको मैं कैसे अपलोड कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पे गूगल मीट में तो उसको अपलोड करना आता नहीं है। तो वो आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च करेंगे ना आप, जब सोशल वर्क डिस्टेंस एजुकेशन इन सोशल वर्क आप डालेंगे तो आपको 1-2 आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको पढ़ने में थोड़े बहुत रेलेवेंट लगेंगे। जैसे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कई बार जब हमें इस जो मटेरियल के अलावा भी कभी कभी कुछ कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए मिल जाता है। सो उसमें इग्नू का ही अपना राइटअप है। या जैसे आपको मैं बताऊं तो जो आप लोगों को प्रॉस्पेक्टस मिला हुआ है ना, उसमें भी जो है इनका मेरे को याद है कि जब मैंने प्रॉस्पेक्टस इग्नू का सोशल वर्क का पढ़ा था, तो उसमें भी कि सोशल वर्क का कोर्स कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में ना काफी कुछ लिखा हुआ है। तो वहां से भी आपको डिस्टेंस लर्निंग से सोशल वर्क एजुकेशन के साथ कुछ कुछ रेलेवेंट मटेरियल उसमें से भी मिल जाएगा। तो वो भी आप लोग थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। तो एनीवे जो मटेरियल हमारे पास यहाँ बुक में अवेलेबल है, तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये बात की जा रही है कि 1969 में, एक मिनट क्या लिखा है मैंने देखा नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है ना, ओके। हाँ, तो सबसे पहले जो था 1969 मतलब 1969, ब्रिटिश ओपन यूनिवर्सिटी जो थी उसने फर्स्ट डिग्री अवार्ड की थी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से, है ना, 1969 1969। हाँ, अब ये है कि इसमें ये बताया गया कि यहाँ पे जो बेसिकली ये माना गया कि जो एक नोशन था, एक माना जाता था कि टेलीविजन के सामने बैठ करके एक डिग्री लेना जो था, वो उसकी शुरुआत जो है वो मतलब एक्चुअली ब्रिटेन में नहीं हुई थी। उसका ये लिखा है कि ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में और यूएसएसआर में भी इसकी शुरुआत की गई थी। हाँ, इसके बारे में काम शुरू किया गया था। फिर इसमें लिखा है कि 1980 में ओपन यूनिवर्सिटी के नाम पे 70,000 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 6,000 जो थे वो हर साल ग्रेजुएट हो रहे थे, ये लिखा है। এটা পড়লে তুমি सुषमा अपना, हाँ थैंक यू। फिर इन्होंने लिखा है कि 1990 में बहुत से सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और डिग्री प्रोग्राम जो थे वो बढ़ते गए, है ना।
और उनको इंटरनेशनली उनका काफ़ी एक्सपेंशन हुआ, काफ़ी बढ़ गए अलग तरीके से। फिर इन्होंने लिखा है कि 1998 में 2 लाख लोगों ने, है ना, ग्रेजुएशन किया था ओपन यूनिवर्सिटी से। फिर इसका मतलब इंटरनेट की वजह से ये वाइडली जो था इसको बढ़ावा मिलता गया, और 25,000 जो लोग थे वो तो यूके से ही थे, यूनाइटेड किंगडम से ही थे, जिन्होंने वो 1 साल में ऐसे वो डिग्री का कोर्स जो थे वो ऑनलाइन मोड से किया। इग्नू, जब हम इग्नू की बात करते हैं तो इग्नू जो है, इग्नू का जो ये स्टार्ट हुआ, और जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो शुरू हुई 1985 में, 1985 में, है ना। उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखे हैं इग्नू के। तो इग्नू के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबसे पहले है कि वो डेमोक्रेटाइज करता है हायर एजुकेशन को, और कैसे एजुकेशन को लोगों के डोर स्टेप पे ले जा करके, है ना, मतलब घर घर में जो भी सीखना चाहता है उसको घर घर में ये सुविधा देने का काम। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि एक हाई क्वालिटी एजुकेशन है ना, दिया जाता है उन लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। उसमें एज, रिलीजन या कोई पहले की क्वालिफिकेशन उतना मैटर नहीं करता, है ना, कि ये इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये नीड बेस्ड एकेडमिक प्रोग्राम है, जो भी कोई पढ़ना चाहता है उसकी क्या जरूरत है, उसको क्या पढ़ना चाहता है, क्या वो सीख सकता है, किसमें उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली, है ना, उसको प्रोफेशनल और वोकेशनल ओरिएंटेशन कोर्सेज देने का सुविधा है इग्नू में। फिर चौथा है एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना डिस्टेंस एजुकेशन का पूरे देश के अंदर। तो मेनली यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई। सबसे पहले बोला कि लोगों के डोर स्टेप्स पे जाना, दूसरे नंबर पे बोला कि हाई क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना बिना किसी तरह के भेदभाव के, एज, रिलीजन या कोई फॉर्मल पहले की क्या क्वालिफिकेशन है, इन सब चीज़ों को छोड़ के। तीसरे नंबर पे बोला क्या कि ये नीड बेस्ड है, मतलब किसकी क्या जरूरत है, कोई क्या वोकेशनल कोर्स करना चाहता है या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली वो चूज कर सकता है। और चौथा ये कहता है स्टैंडर्ड्स जो हैं पूरे देश में डिस्टेंस एजुकेशन का सेम तरीके से बनाए गए, जो सबके लिए सिमिलर तरीके से दिए गए। अब इसका एग्जाम्पल आज है ना कि मैं दिल्ली में बैठी हूँ, आप लोग जो हैं वो उड़ीसा में हैं, और हम लोग अलग अलग, आप लोग भी सब लोग अलग अलग उड़ीसा के डिफरेंट पार्ट से भी हो सकते हैं, और हम लोग आज ये सेशन के थ्रू एक दूसरे से बात करके जो हम बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कहता है डिस्टेंस एजुकेशन इन सोशल वर्क, है ना। तो ये अभी तक तो हमने इग्नू की बात किया कि इग्नू का क्या ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात कर रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन इन सोशल वर्क। तो ये जो बात हो रही है कि सोशल वर्क की जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसके बारे में, तो यहाँ ये बोला इन्होंने कि यहाँ पे लिखा है कि विल्सन ने रिपोर्ट किया कि 3 डिस्टिंक्ट फेजेस हैं डिस्टेंस एजुकेशन के सोशल वर्क में। तो वो 3 फेजेस क्या हैं? पहला फेज क्या है? पहला फेज है कि डेवलपमेंट हो ऑफ कैंपस, मतलब जो कैंपस में जाके पढ़ने का नहीं, प्रोग्राम का, जहाँ पे सोशल वर्क की क्लासेस जो हैं वो डिस्टेंस लर्निंग साइट से जो फैकल्टी जो है ना, वो पहले ट्रैवल कर सके, वो मेन कैंपस से, यूनिवर्सिटी के कैंपस से कहीं पे लोकल एडजंक्ट इंस्ट्रक्टर बन करके कहीं पे जा करके लोगों को गाइड कर सके। जो दूसरा फेज है उसमें कहा गया कि यहाँ पे एजुकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक टेक्नोलॉजी की फॉर्म में। जो ये जो वर्ड अभी मैं बोल रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये वर्ड जो यूज किया गया है वो है इंटरैक्टिव टेलीविजन। तो इंटरैक्टिव तो है ना, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली चीज होती है ना, इंटरैक्टिव। तो ये जो टर्म है इंटरैक्टिव टेलीविजन, तो ये यहाँ पे सेकेंड फेज में इस चीज को यूज करने की बात की गई कि किस तरीके से एक टेलीविजन के मोड से जो है
हम इस एजुकेशन को बांट सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की गई थर्ड फेज की। जो थर्ड फेज है उसमें इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पीरियड था इसमें कंप्यूटर मीडिएटेड एजुकेशन के बारे में, है ना, कि किस तरीके से उसको ज्यादा पॉपुलर किया जाए। तो यहाँ जो बात की गई वो कंप्यूटर मीडिएटेड एजुकेशन की बात की गई। तो पहला फेज था जहाँ पे इन्होंने बोला कि एक डिस्टेंस लर्निंग साइट जो जो फैकल्टी थी वो लोकली कहीं कहीं जाके किसी तरीके से स्टूडेंट्स को गाइड कर सके। दूसरे फेज में इन्होंने बोला, जो मैंने बोला कि टर्म है उसको यूज कर याद करिएगा, इंटरैक्टिव टेलीविजन शब्द है जिसको ये लोग ITV के नाम से, ये आपकी बुक में भी हिंदी अंग्रेजी में जैसे भी लिखा होगा ITV इसको बोला जाता है। और जो तीसरी है वो है कंप्यूटर मेडिएटेड एजुकेशन। तो कंप्यूटर मेडिएटेड एजुकेशन की बात की गई। फिर आता है कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि बेसिकली यहाँ ये बात की गई कि कंप्यूटर मेडिएटेड एजुकेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है आउटसाइड द क्लासरूम, है ना, जिसको फिर हम क्लासरूम मतलब जिसको कि हम एक जरिया बना लें कि लोगों तक पहुंचा सके। जो भी डिस्टेंस एजुकेशन से सीखना चाहता है तो कंप्यूटर के जरिए जो है वो कंप्यूटर के थ्रू वो ये नॉलेज को गेन कर पाए और अपना ये कोर्स कर पाए। यहाँ अब इन्होंने थोड़ा सा बताया कि यहाँ पे बात की गई कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो पर्टिकुलरली एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है। किसके लिए ज्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ मानी गई कि रूरल या जोग्राफिकली आइसोलेटेड कम्युनिटीज, मतलब इसका मतलब है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो कि जिनको जो है वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाना करने में ज्यादा दिक्कत हो। जोग्राफिकली आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल जो हटके रहने वाले लोग हैं, जो कि एक आम सोसाइटी में इजीली मिक्सअप नहीं हो पाते हैं और वो अलग रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो ज्यादा यूजफुल है। फिर उसमें लिखा कि स्टूडेंट जो अटेंड करते हैं क्लासेस अपनी कम्युनिटीज में भी उनको दे आर मोर लाइकली टू रिमेन, मतलब अपना वहीं रह करके सीख करके वो कंट्रीब्यूट ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने समुदाय को डेवलप करने के लिए, विकास के लिए, है ना। ये यहाँ पे इस चीज पे इन्होंने फोकस डाला। फिर आगे भी हम इसको देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस लर्निंग है ये एक तरीका है जिससे कि इंटरडिपेंडेंस जो है उसको मतलब जो डिपेंडेंस जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करे ताकि म्यूचुअल एड एक दूसरे को हम लोग मदद कर पाए। अब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग भी हम लोग ये इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, हमेशा बोलती हूँ कि जैसे आप लोग आपस में एक दूसरे के फोन नंबर्स रखिए, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहिए कि जब हम लोग फील्ड वर्क में भी जाते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो कई बार एक दूसरे की मदद से भी हम लोगों को किसी एजेंसी में जाने का मौका मिल जाता है। और जब 2-3 लोग मिलकर के फील्ड वर्क करते हैं तो हमें एक दूसरे से भी सीखने का मौका मिलता है। तो कई बार इस तरीके की जो चीजें हैं, जो इंटरडिपेंडेंस है ना, एक दूसरे से सीखना करना और आगे बढ़ना, तो इस तरह की चीजें हमें इग्नू में बहुत मदद करती हैं। इग्नू मतलब डिस्टेंस लर्निंग से जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें मदद करती हैं। फिर यहाँ पे कहा गया कि सोशल वर्क जो है उसको लॉन्ग वैल्यू सच एज रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी और उसकी यूनिकनेस, ये सोशल वर्क में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो इसमें कहा गया कि स्टूडेंट सेंटर लर्निंग जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन से भी स्टूडेंट्स को इसके बारे में सिखा सकता है। और जो टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी इंसान को अपने ही तरीके से सीखने के लिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है ना। सो ये मदद करता है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बात आती है रिसर्च, डिस्टेंस एजुकेशन इन सोशल वर्क पे क्या रिसर्च हुआ और उससे हमें क्या निकल के आया, है ना, कि सोशल वर्क जो हम लोग कर रहे हैं थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, तो उसके क्या है, उसमें क्या चीजें हैं जो
डिस्टेंस लर्निंग से करने के लिए ठीक है क्या नहीं है। तो वही जैसे मैंने बोला कि मैं भी गूगल सर्च कर रही थी और पढ़ रही थी और मैंने यहाँ पे भी पढ़ा, तो कुछ चीजें हम लोगों को देखने को मिली। हम थोड़ा बहुत इसमें से बात अभी कर रहे हैं। ITV जो हमने इंटरैक्टिव टेलीविजन की बात की, तो वो जो एक जरिया था वो बहुत एक ये स्टडीली मतलब वो बढ़ रहा था कि किस तरीके से हम और कंप्यूटर मेडिएटेड जो कोर्सेज थे उसको बढ़ावा दिया जा रहा था, क्योंकि वो मदद कर सकते हैं सोशल वर्क एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए। फिर इसमें लिखा कि पहले कुछ स्टडीज हुई जिसमें सोशल वर्क का एजुकेशन का जो फोकस था उसमें जो इंटरैक्टिव टेलीविजन की जो लर्निंग थी उससे हमें किस तरीके से फायदा मिल सकता है ना। तो उसके ऊपर इन्होंने लिखा है, एक इवेल्युएशन किया गया जिसमें 4 ग्रुप्स बनाए गए। 2 तो ग्रुप्स थे जहाँ पे जो फेस टू फेस जो कॉलेज में जाकर पढ़ने वाले थे, है ना। फिर उसमें लिखा कि एक जो था वो सिर्फ ऑन कैंपस में ही था लेकिन स्टूडियो के थ्रू पढ़ता था, और एक ग्रुप था जो इंटरैक्टिव टेलीविजन के थ्रू पढ़ता था। तो ये 4 ग्रुप्स बनाए गए जिसके ऊपर एक स्टडी की गई। तो उसमें ये पाया गया कि कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला कि जो ग्रुप्स जो थे जो जिस भी तरीके से पढ़ रहे थे, है ना, उनको एक इन्होंने प्री टेस्ट एक कोई टेस्ट दिया जिसके जरिए उन्होंने देखा कि क्या कोई चेंजेस हैं, क्या क्या हमें कुछ मतलब देखने में मिलता है कि कुछ अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। तो इसमें लिखा है कि जब उन्होंने ये 4 अलग अलग ग्रुप्स के साथ टेस्ट किया तो उसमें इन्होंने पाया कि इनको कोई डिफरेंस नहीं मिला, कि जो ग्रेड्स आए स्टूडेंट्स के या जब उन्होंने उनका एवेल्युएशन किया तो उसमें उन्हें कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं मिला। उनका रिजल्ट इन 4 ग्रुप्स में मतलब अगर वो एक दूसरे से कंपैरिजन करना चाह रहे थे तो ये लोग कोई डिफरेंस उसमें नहीं पा पाए। फिर इन्होंने बोला कि एक और कंपैरेबल एक स्टडी की गई ये देखने के लिए कि जो डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ रहे थे और जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें एक सब्सटेंस अब्यूज और चाइल्ड वेलफेयर कोर्सेस में देखा गया। एक ग्रुप था जो सब्सटेंस अब्यूज को पढ़ रहा था, एक चाइल्ड वेलफेयर कोर्सेस को पढ़ रहा था। तो यहाँ पे भी इन्होंने देखा कि कोई डिफरेंस नहीं पाया गया ग्रुप्स के अंदर, है ना, कि उनका जब इन्होंने इवेल्युएट किया लर्निंग के स्किल्स देखने के लिए तो उन्होंने उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं माना। इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स जो इंटरैक्टिव टेलीविजन के जरिए पढ़ रहे थे तो उनको जो सोशल पॉलिसी से रिलेटेड कोर्सेज थे उसमें काफी उनका सुधार देखने को मतलब अच्छा रिजल्ट उसका पाया गया, है ना। और उनको भी बराबर का दर्जा दिया गया। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना, उसको जो एनालाइज करने की पावर होती है उसमें भी उन्होंने देखा कि जो फेस टू फेस वाला स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं और उनकी नॉलेज और उनके स्किल्स में या उनका ग्रास्पिंग पावर में किस तरीके से सीख सकते हैं उसमें डिफरेंस नहीं पाया गया। बट यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि एक जो डिससेटिस्फेक्शन उन्होंने पाई, है ना, वो पाई गई कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स जैसे डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे थे उनको टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्टीज आ रही थी। सो जो डिफरेंस हमने ऑब्जर्व किया वो उसमें किया कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको अगर टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को थ्रू डिस्टेंस लर्निंग पढ़ने में डिफिकल्टीज आ रही थी। तो इन्होंने लिखा कि एक 7 ईयर फॉलो अप स्टडी किया गया और उसमें इन्होंने देखा कि जो डिस्टेंस एजुकेशन से जो लोग पढ़ रहे थे वो अधिकतर एम्प्लॉयड थे एज सोशल वर्कर्स रूरल कम्युनिटीज के अंदर। जो हमारे गांव वाली जो समुदाय थे वहां पे ये वाले लोगों की जो काम करने की क्षमता या काम करते हुए देखे गए वो ऐसी जगहों पे ज्यादा देखे गए। फिर इन्होंने लिखा कि जो लेवल था वो स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट इन ऑनलाइन क्लासेस जो था वो अफेक्ट कर रहा था उनका परसेप्शन ऑफ लर्निंग। कहीं कहीं पे इस चीज को नोट किया गया। और इन्होंने बोला कि ये भी देखा गया कि बाद में कि ऑनलाइन से सोशल वर्क रिसर्च की मेथड्स और स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन था
वो अच्छे से माना गया कि क्लास के डिस्कशंस में, अगर जैसे हम लोग अब कर रहे हैं क्लास में, तो उनका जो था उनमें काफी पॉजिटिव तरह के चेंजेस देखने को मिले। फिर उन्होंने बोला है आगे भी कि ये देखने को भी मिला कि ज्यादा घंटे जो था एक हफ्ते में, है ना, फेस टू फेस से जो ऑनलाइन से पढ़ रहे थे उनका जो टाइम था वो ज्यादा देखने को मिला। हाँ, और इन्होंने बोला कि बोथ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस स्टूडेंट स्कोर इंक्रीजिंग पोस्ट टेस्ट। अच्छा, इन्होंने बोला कि फिर से कोई डिफरेंस नहीं माना देखने को मिला ओवरऑल कोर्स और इंस्ट्रक्ट एवेल्युएशन में इन लोगों में। मतलब जो लोग मतलब ये देखने को मिला कि अगर वो उसमें पढ़ रहे हैं, रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी उनका जो पर आवर अगर वो स्टडी भी ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनके ग्रेड्स में या उसमें फर्क नहीं माना गया। फिर इन्होंने लिखा कि यहाँ आगे कि कोर्सेज ऑन सोशल पॉलिसी रिसर्च एंड ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल एनवायरनमेंट जो थे वह डीम्ड मोर एप्रोप्रिएट फॉर जो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे थे वो लोग ये वाले कोर्सेज को ज्यादा पढ़ रहे थे, जबकि जो क्लासेस में जाकर के पढ़ रहे थे वो लोग ये कोर्सेज पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। सोशल पॉलिसी रिसर्च और ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ये वाले कोर्सेज जो थे वो ज्यादा फेमस थे ऑनलाइन कोर्सेज में। उसमें फिर लिखा है कि ऑनलाइन टीचिंग सोशल वर्क में हेल्प किया पूरे ग्लोब के अंदर सोशल वर्क एजुकेशन को, है ना। और इससे काफ़ी जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिडरेशन में ज़्यादा देखने को मिली। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने इन चीज़ों का फोकस किया है। एक जगह मैंने पढ़ा था कहीं पे, अभी मैं उसको नहीं संभव देख पाई, ढूंढ पाई। एक जगह मैंने पढ़ा कहीं स्टडीज में कि ये देखने को मिला है कि एक तो फीमेल जो है वो ज्यादा पढ़ रही हैं हमारी सोशल वर्क एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। दूसरा एज, मैंने वो गूगल सर्च उसमें पढ़ा था या कहीं पे ये देखा था मैंने कि जो देखा गया है कि 25 से 40 साल के जो लोग हैं वो लोग ऑनलाइन स्टडी करने की जो ऑप्शन है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रिलीजन तो एनीवे इज नॉट इन प्रैक्टिस। और ये भी देखा गया कि मैरिड भी बहुत से लोग जो मैरिड हैं वो लोग भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं टू स्टडी थ्रू ऑनलाइन मोड। तो ये चीज़ें जो हैं वो जनरली देखने को मिल रही हैं जब हम ऑनलाइन मोड से पढ़ने के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो यही है कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्रेस फ्रॉम ऑफ कैंपस यहाँ पे। हाँ, रोल प्ले इसमें यही इसी तरीके से इस चीज को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो ये वाला थर्ड यूनिट है सोशल वर्क एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग ये खत्म हो रहा है। अब हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। फोर्थ यूनिट जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। सो दिस इज समथिंग, ये इस यूनिट को हम लोगों को बहुत ध्यान से और दिल से पढ़ने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग को मतलब बेसिकली जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क के, ये हमें पता होने चाहिए ताकि कल को जब हम प्रैक्टिस में हैं, हम एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, सो अगर हमें ये बेसिक्स क्लैरिटी है तो हमारी जो वर्क की जो परफॉर्मेंस है उस पर उसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव रहेगा। बहुत जगह हमारी जॉब्स में या काम करने में उसमें इसका हमारी इस यूनिट को पढ़ के समझ के काम करने में मदद मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ इंट्रोडक्शन में कहा गया कि इन केस ऑफ सोशल वर्क हम कहते हैं कि ये प्रोफेशन जो है वो वैल्यू बेस्ड है ना।
और इसमें जो बात की जाती है कि ये बात करती है सोशल इनजस्टिस के ऊपर या ना ह्यूमन वेलबींग के ऊपर एंड फेयरनेस के ऊपर कि ये हमारा फोकस है इसमें। अब यहाँ बात की जाती है कि इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क जो है और वैल्यूज और एथिक्स के बारे में कैसे स्टार्ट हुआ और क्या हुआ, इसके बारे में हम थोड़ा सा शुरू करेंगे। तो ये कहता है कि 1800 में और अर्ली 1900 में वाली जो सीरीज थी वो यूनाइटेड स्टेट्स में अर्बन एरियाज में काफ़ी अटेंशन दी जा रही थी पॉवर्टी की प्रॉब्लम को लेकर के, चाइल्ड जो माल ट्रीटमेंट है, डेलिंक्वेंसी है, जो बच्चे हमारे गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जो पुअर लोग वर्किंग कंडीशन उनकी ख़राब है, जो इमिग्रेंट हो के इधर से उधर जाते हैं, है ना, जो जिनको शक्ल मतलब रंग रूप की वजह से कोई दिक्कत आती है, बहुत सी हमारी अफ्रीकन कंट्रीज में या इवन यूएस में भी कलर को लेके बायसेस हैं, या वुमेन या चिल्ड्रन को लेकर के जो बायसेस हैं, तो उन सब चीज़ों के ऊपर जो है जो सोशल वर्क प्रोफेशन का काफ़ी एम्फेसिस रहा है काम करने में। तो यहाँ ये इन्होंने शुरू किया है। अब हम बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग के ऊपर। यहाँ अब जो सबसे पहले जो बात की गई है, एक पायगेट कॉलबर्ग करके एक हैं हमारे ऑथर राइटर, उन्होंने इसके बारे में हमसे इसमें लिखा है और बहुत अच्छे से जो है इन्होंने कुछ जो एथिक्स हैं और किस तरीके से किया उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन्होंने प्रपोज किया कि चिल्ड्रन जो भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉरल कंसेप्ट है सच एज जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी और ह्यूमन वेलफेयर, उसका बहुत वो है वैल्यू है। इन्होंने बोला 6 स्टेजेस होती हैं मॉरल रीजनिंग की, जिनको हम अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे बता सकते हैं। तो जो इन्होंने 6 कैटेगरीज हैं उसको इन्होंने डिवाइड किया है। 6 जो मॉरल रीजनिंग्स हैं उनको इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और वो 3 कैटेगरीज को आगे 6 लेवल्स में समझाया है। तो सबसे पहले जो इनकी कैटेगरी जो लेवल आता है वो है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व परंपरागत नैतिकता, है ना, प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। अब ये प्री कन्वेंशनल मॉरलिटीज में इन्होंने 2 स्टेजेस दी हैं, है ना, ये 2 स्टेजेस में इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी होना और पनिशमेंट सजा, है ना, इसका ओरिएंटेशन को समझने की बात की गई। तो यहाँ इन्होंने समझाया है कि ये जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है वो एज्यूम कर लेता है कि कोई एक पावरफुल अथॉरिटी है ना, जो उनसे उम्मीद करता है कि वो आज्ञाकारी बच्चे की तरीके से कोई सेट रूल्स के अंदर को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल देके बताया कि बच्चा ये जानता है कि ये चीज लॉ के अगेंस्ट है, मतलब ये काम हमें नहीं करना, इसकी लॉ परमिट नहीं करता, है ना। फिर उन्होंने दूसरा दिया कि ये बुरा होगा जो चोरी करना गलत बात है। तीसरा उन्होंने समझाने के लिए बताया कि बच्चा कहता है कि उसको पता है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे सजा मिलेगी अगर मैं कुछ गलत करूंगा। तो इन्होंने 3 बातें बताई जो बच्चे के दिमाग में है कि एक जो उसको आज्ञाकारी बच्चा बनना है, अगर वो नहीं करेगा, अगर कुछ है तो जो भी एक सेट पैटर्न ऑफ रूल्स है उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। जो 3 एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि ये गलत काम करना लॉ के विरुद्ध है, दूसरा उसने बोला कि चोरी करना बुरी बात है, तीसरा उसने बोला कि मेरे को पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। तो ये 3 बातें तो ये इन्होंने बताई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज इन्होंने बताई जहां पे इन्होंने बोला
कि जो बच्चा है वो रिकॉग्नाइज करता है, वो पहचानता है कि जो अलग अलग लोग हैं उनका अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनके अलग अलग उनके लिए चीजें कोई सही और गलत हो सकती हैं, मतलब सही और गलत सबके लिए सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव है ना। तो उसने उसमें यहाँ पे समझाया कि जैसे उन्होंने बोला कि पनिशमेंट जो है अगर वो करता है कि उसको पता है कि वो कहता है कि पनिशमेंट जो है, सजा जो है उसको मिलेगी कि अगर वो कुछ भी गलत करता है ना। और पनिशमेंट जो है वो प्रूव कर देगी कि अगर आज्ञाकारी हम नहीं बनेंगे तो वो गलत है। अगर हमने किसी की अगर हमने आज्ञा का ओबीडियंस, मतलब अगर हमने कोई हमें आज्ञा दी, मतलब कुछ काम करने को कहा गया और अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो गलत है ना। और दूसरा है कि वो बिलीव करता है कि जो पनिशमेंट है, जो सजा है ना, अगर सिंपली एक रिस्क है कि वो ले सकता है कहीं पे, कि अगर अगर उसको लगता है कि अगर ये इतना रिस्क वो ले सकता है कि पनिशमेंट मिले या ना मिले, ये डिपेंड करता है। तो ये भी दूसरा बच्चा एक अलग तरीके से भी सोच सकता है। तो ये हमारा हो गई स्टेज 2। अब लेवल 2 है। लेवल 2 मतलब पारंपरिक नैतिकता, कन्वेंशनल मॉरलिटी। अब पारंपरिक, अगर जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो इसमें अब आती है स्टेज 3। तो अभी तक हमने जो बात कर रही थी वो छोटे बच्चों की बात कर रही थी, तो अब इंटरपर्सनल, यहाँ जो बात आ रही है स्टेज 3, वो बात करती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की जो बात करती है उसमें बताया कि जैसे जो प्री टीन वाला टाइम होता है, जो हमारे किशोर और किशोर अवस्था में घुसते हैं जो बच्चे, उस एज की अगर हम बात करते हैं तो उनके बारे में बात की गई कि उन जनरली इस उम्र में क्या होता है कि इस उम्र में एक होती है फैमिली, एक फीलिंग जो फैमिली है उसको पहचानना, फ्रेंड्स को जानना, है ना, और लोग जो समुदाय में रहने वाले हैं उनको उनको समझाना और उनका गुड बिहेवियर, हमेशा ये करना कि उनका बिहेवियर कौन सा सही है, कैसे है, वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो लोग समझते हैं फीलिंग्स ऑफ लव क्या होती है, एम्पैथाइज, हम लोग कैसे एम्पैथाइज करते हैं लोगों के साथ, कैसे विश्वास कर सकते हैं, और किस तरीके की लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए कंसर्न फील कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहाँ पे बताया गया कि जो इस एज में लोग हैं, जो एडोल्सेंट बच्चे हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, वो ये फीलिंग्स जो हैं, जो लव, एम्पैथी, ट्रस्ट और ये कंसर्न की फीलिंग्स है उनको समझने लगते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं। इसमें चौथी जो स्टेज है वो है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर का क्या मतलब है, इसमें बताया कि ये एक स्टेज है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको वो ब्रॉडली कंसर्न होते हैं कि सोसाइटी एज ए होल क्या है ना, पूरा एक समाज कैसा है, किस तरीके से हमें समाज में रहना है, किन किन चीज़ों को हमें ओबे करना है, क्या चीज़ें हमारे लिए अथॉरिटी रखती हैं, रिस्पेक्टफुल चीज़ें हैं, किस तरीके से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, कि अगर हम लॉ को ब्रेक करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है ना, और कैसे अगर हम लोगों के क्या रीजंस हो सकते हैं अगर हम ढंग से काम नहीं करना चाहते, या हमारे साथ क्या गलत हो सकता है अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये हो गया मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, है ना। सो दिस इज द 4th स्टेज। अब 5th स्टेज से पहले जिसको नाम दिया इन्होंने लेवल 3 का, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी, है ना। तो इसमें ये पोस्ट कन्वेंशनल का मतलब पारंपरिक के बाद के जो नैतिकता वाला समय, है ना। तो इसको इन्होंने समझाया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, है ना, ये 5th स्टेज है। तो ये कहता है कि इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल जो है वो एक उसको है कि उसको एक अच्छा इंसान बन के समाज में रहना है। वो क्वेश्चन कर सकता है कि सोसाइटी की वैल्यूज क्या हैं, वो क्या राइट्स हैं, है ना, क्या क्या लोगों को मान के किस तरीके से उनको जीना है, किस तरीके से वो ठीक से रह सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, है ना, और डेमोक्रेटिक मतलब किस तरह की डेमोक्रेसी है, किस तरीके से चेंजिंग
अनफेयर लॉज हैं, कुछ अगर लॉज ऐसे हैं जो कि ठीक नहीं हैं तो वो क्यों हैं, वो किस तरीके से सिस्टम में रह रहे हैं, और हम कैसे समाज में बदलाव ला सकते हैं, समाज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस थॉट के साथ, उस तरीके से सोच के साथ आगे बढ़ना। फिर नंबर 6 पे जो आ रहा है वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो कि मतलब एक मॉरलिटी के साथ किस तरह के लीगल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको मानते हुए कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक डेफिनेट प्रिंसिपल्स फॉर अचीविंग जस्टिस, कि एक कोई भी हमें जस्टिस को अचीव करना है तो हमें क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, किस तरीके से हमें रहना है, उसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ अभी बिसाइड्स दिस, अब जो मैं बोलने वाली हूँ, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ, ये यहाँ पे कहीं नहीं है जो मैं अब बोलने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग जो है अगर आप लोग लिख सकते हैं, जो मैं अब बोलूंगी वो किताब में से नहीं बोलूंगी, ये मेरा अपना पर्सनल है, जो मैं हमेशा से, जब मैंने भी सोशल वर्क पढ़ा होगा या जैसे भी मैं सेशंस लेती रहती हूँ, तो मैं ये कुछ प्रिंसिपल्स बोल रही हूँ, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स अभी मैं आप लोगों के साथ बोलने वाली हूँ वो यहाँ पे लिखे नहीं हुए हैं, है ना। ये मतलब मैंने अपने लिए गूगल से पढ़े हुए थे कभी, तो ये प्रिंसिपल्स मेरे सेशंस में, मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जहाँ कहीं भी किसी भी क्लास में मेरे साथ अटैच्ड हैं, वो ये प्रिंसिपल्स को अच्छे से जाने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी जो मैं प्रिंसिपल्स आपके साथ बताने वाली हूँ वो आपको आपके बुक में नहीं मिलेंगे, बट ये प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे डे टू डे वर्किंग में, जब भी हम बाहर फील्ड में काम करेंगे, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे तो हमारा काम उसी के अकॉर्डिंगली इफेक्टिव हो पाएगा। सो प्लीज इन प्रिंसिपल्स को ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, है ना। तो ये प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का मतलब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हमारे सामने है, जो भी एक क्लाइंट है ना, कि हम उसको एक्सेप्ट करें जैसा वो है, हम उसको किसी भी तरीके से बदलना नहीं चाहते, जैसा भी कोई इंसान हमारे सामने आया है उसको रिसीव करें, एक्सेप्ट करें जब भी किसी ने हमें अप्रोच किया। दूसरा प्रिंसिपल है अफर्मिंग इंडिविजुअलिटी। अब मुझे ये हिंदी में नहीं आते कुछ शब्द। अफर्मिंग की स्पेलिंग है AFFIRMING, अफर्मिंग इंडिविजुअलिटी, है ना। इसका मतलब है कि हम लोग अप्रिशिएट करें कि हर एक इंसान जो हमारे को अप्रोच करता है, जिसके साथ हम कनेक्ट हुए हैं, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी एक अपनी पहचान है ना, उसकी एक अपनी नॉलेज है, एक अपनी जिंदगी जीने का ढंग है, और उसको उसी बेस पे हम लोगों को बिना किसी तरीके के भेदभाव के डील करना है। हमेशा मैं एक चीज अपना हर एक, जब भी मेरे साथ कोई भी स्टूडेंट्स अटैच होते हैं, हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि इंडिविजुअल इज एज यूनिक एज ए थंबप्रिंट। हर इंसान अपने आप में अलग है, जैसे कि हमारा अंगूठे का निशान। ये प्रिंसिपल, ये जैसे अफर्मिंग इंडिविजुअलिटी है, मतलब हमें इसका मतलब यही है कि हमारे सामने अगर कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी एक अपनी अलग पहचान है, उसको हमें उसी लेवल से समझने की जरूरत है ना। कोई भी दो व्यक्ति, अगर अभी हम लोग इस क्लासरूम में 10 लोग हैं, हम 10 अपने आप में 10 के 10 अलग हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमारा घर है। हमारे घर में हम लोग 2 भाई बहन होते हैं, अगर हम शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बच्चे हैं, हम जिस भी कैटेगरी में हैं, जहां भी हैं, कभी भी हम देखेंगे, कभी भी अगर हम हमारे परिवार में अगर 4 लोग रहते हैं, कोई भी 4 लोग, हाँ, सेम नहीं हो सकते। हर इंसान की एक अपनी पहचान है, एक अपनी लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं, एक अपना जीने का ढंग है, पढ़ना लिखना खाना पीना, हर चीज का हर एक इंसान का अलग होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ना। अच्छा, अगला प्रिंसिपल है पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, है ना, कि जो भी
क्लाइंट जो भी जिसके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का राइट है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है अपने तरीके से। हम लोगों को कभी भी जो है ये नहीं है कि उसको मौका नहीं देना कि वो अपना जैसा बोलना चाहता है, जिस तरीके से बात करना चाहता है, हम उसे मौका दें। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है नॉन जजमेंटल। हम लोगों को कभी किसी के लिए भी मैम निर्णय नहीं देना। हाँ जी। मैम थर्ड हाँ पॉइंट ଟିକେ ଆଉଥରେ ବତେଇ କହିବି क्या क्या जरा थर्ड पॉइंट को और एक दोबारा बार बोलिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट है पर्पसफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। अपनी यस फीलिंग को एक्सप्रेस करना है ना, उसको मौका देना अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। और चौथा पॉइंट है नॉन जजमेंटल, है ना। हम लोगों को कभी भी किसी के लिए निर्णय नहीं लेना। कोई भी निर्णय लेना है तो हम लोग, है ना, हमारा सोशल वर्क प्रोफेशन की एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं हेल्प द पर्सन टू हेल्प हिमसेल्फ और हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। यू नो, ये हमारे लिए सोशल वर्क प्रोफेशन की बहुत ही अहम बात है कि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि हम जो लोगों की मदद कर रहे हैं, है ना, कि इस तरीके से कर रहे हैं कि वो अपनी मदद खुद कर पाए। हम लोग किसी के लिए भी कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं, हमें उनके लिए निर्णय नहीं लेना। जो भी जिसके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहां कहीं भी हम काम कर रहे हैं, हमें किसी के लिए निर्णय नहीं लेना। हमारा काम है हेल्प द पीपल टू हेल्प देमसेल्फ, हेल्प द पर्सन टू हेल्प हिमसेल्फ, है ना। ये हमारा एक मोटो है, एक हमें हमेशा दिमाग में ध्यान में रखना है एज ए सोशल वर्क प्रोफेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चीज को ध्यान में रखना। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि कि कभी भी हम लोगों को वही जो अभी जैसे कि हम अपनी अपनी फीलिंग्स को या अपनी जो हमारी सोच है उसको हमें किसी दूसरे बंदे के ऊपर नहीं डालना। उस बंदे को अपना हक है अपने लिए डिसीजंस लेने का, अपने बारे में सोचने का कि उसके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। हम सिर्फ बता सकते हैं कि हाँ ये जो चीज है इसमें ये हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, बट जो डिसीजन है वो आपका है। तो हमें डिसाइड नहीं करना है। तो ऑब्जेक्टिविटी है मतलब हमारे लिए हमने तुम्हें गाइड कर दिया लेकिन फाइनली जो डिसीजन है वो आपका है। ये है। अगला है कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में हम लोग सोशल वर्क प्रोफेशन में हमेशा बोलते हैं कि हमारे लिए कोई बेचारा नहीं है। हमारी डिक्शनरी में बेचारा वर्ड नहीं है। हम लोगों को बेचारा वर्ड यूज नहीं करना। कोई भी क्लाइंट, कोई भी कभी भी हम किसी के साथ भी काम कर रहे हैं, कोई बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी कोई बंदा हमारे सामने आता है तो हमने उसको बेचारा वर्ड यूज करके काम नहीं करना। हमारे लिए वो एक क्लाइंट के जैसे आया है जिसको दिक्कत है, जिसको परेशानी है, जिसको हमें समझना है। लेकिन उसको बेचारा बोल के या ना, या जैसे हम कहते हैं ना अंधे को अंधा नहीं बोलना, है ना। हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि किसी को अंधा है तो उसको हमें अंधा अंधा कह के नहीं बुलाना। सिमिलर वे में कोई अगर प्रॉब्लम लेकर के हमारे सामने आया है तो उसको प्रॉब्लम को जताना नहीं है हमें बार बार। तो ये कंट्रोल्ड इमोशनल इन्वॉल्वमेंट भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। उसके बाद एक है सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब कि उसको उसको राइट टू फ्रीडम है कि वो अपने लिए खुद निर्णय ले। उसको अपने जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो अपने निर्णय लेने की क्षमता रखा। फिर अगला है कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी है क्लाइंट्स, किसी के लिए भी हम काम कर रहे हैं तो हम इस चीज को ध्यान रखें कि हमने उसको कभी भी जो उसकी दिक्कत है उसको बाहर निकल के किसी से बात नहीं करनी है, या उसके बारे में उसकी उसकी जो दिक्कत या परेशानी है उसको हम किसी और के साथ जो है वो कभी भी किसी सर्कमस्टांसेस में डिस्कस नहीं करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। अब अगला जो है वो है NASW। NASW का मतलब अंग्रेजी नहीं है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर। अब ये NASW के ऊपर मैंने देखा है 5 या 4 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर हर बार आता ही है, मोर और लेस आता है ये NASW के ऊपर क्वेश्चन। सो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, है ना। सो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर जो है
ये इसका इन्होंने बोला एक इनका जो अपना कोड ऑफ एथिक्स है वो 1999 में 1999 में आया है ना। इसका जो प्रियम्बल है जो इन्होंने एक बनाया कि जो प्राइमरी मिशन है सोशल वर्क प्रोफेशन का वो है, वही बात करता है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो वेलबींग को बढ़ाने का काम करता है, लोगों को मदद करना कि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें, है ना। और जो है उनको अटेंशन मिले और उनको वो एम्पावर हो सके कि कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है उससे उससे जूझ सके, है ना। और अगर कोई पॉवर्टी में रह रहा है तो उससे बाहर आ सके। सो ये इसका जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क है उसका एक प्रियम्बल है, उसका मतलब एक निचोड़ उन्होंने बना रखा है कि वो इसको बेस मान के काम करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि मिशन ऑफ द सोशल वर्क प्रोफेशन जो है वो उसमें उसके जो पर्पस हैं, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है। उसका जो पर्सपेक्टिव है वो है सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। उसके बाद बात करता है इंटेग्रिटी जिसका मतलब अखंडता। उसके बाद करता है बात कॉम्पिटेंस जिसका मतलब क्षमता। तो ये जो पॉइंट्स हैं सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये एक बेस है NASW का, है ना। मतलब इनका पर्पस पर्सपेक्टिव है जिसको ये मान के काम करते हैं। अब NASW के कोड ऑफ एथिक्स क्या है ना। इनके 6 पर्पसेस हैं। ये जो 6 तो बातें थी जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं NASW का कोड ऑफ एथिक्स क्या है। तो NASW के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, कोड आइडेंटिफाइड कोर वैल्यूज ऑन विच सोशल वर्क मिशन इज बेस्ड, कि इसमें इसकी जो कोर वैल्यूज हैं उसके ऊपर ही सोशल वर्क जो है वो बेस करता है। इन्होंने बोला कि एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि एक सोशल वर्कर उसमें काम कर सके। तो ये कहता है कि ये जो कोड है ये सोशल वर्कर्स को मदद करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ कोई भी अगर कहीं पे कोई कंफ्लिक्ट है या कोई एथिकल इश्यूज आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। फिर ये कहता है कि ये जो कोड है ये कहता है कि जनरल पब्लिक जो है वो मतलब वो लोग भी सोशल वर्कर्स को अकाउंटेबल मान सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो उनके लिए सही ढंग से काम नहीं हो पा रहा है या कोई इस तरीके की दिक्कत आ रही है। फिर ये कहते हैं कि ये कोड जो है वो सोशलाइज करता है प्रैक्टिशनर्स को न्यू टू द फील्ड ऑफ सोशल वर्कर्स मिशन। बेसिकली इसका हो गया कि वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स और एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली काम करना। सो दीज आर फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट एथिक्स जो NASW मान करके जिसके बेस पे ये लोग काम करते हैं। फिर इसमें ऐसे लिखा है कि सोशल वर्कर्स जो है वो कंसीडर करें हमेशा वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स excuse me and standards in the code that are relevant to किसी भी सिचुएशन के लिए जो रेलेवेंट है कोई भी एक एथिकल जजमेंट पे पहुंचने के लिए। सो मेन देखो हमारी सोशल वर्क जो है उसके अंदर हमेशा बात होती है वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स हमारे जो है वो हम मेंटेन करें कि किस तरीके से क्या हम लोग ध्यान में रखेंगे चीजें जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे काम करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ इन्होंने एथिकल प्रिंसिपल्स दिए हैं जो NASW के ने जो है। इसके बाद यहाँ एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की गई जो यहाँ इनकी लैंग्वेज में है। जो मैंने बताया वो मेरे अपने जो डेली डे टू डे यूज के हम जो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं मैंने उसकी बात की। बट यहाँ कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो वैल्यू बेस्ड हैं जहाँ हर एक प्रिंसिपल के साथ वैल्यू लिखा है, वैल्यू दिस, वैल्यू दिस, वैल्यू दिस। हाँ, तो सबसे पहला है वैल्यू सर्विस। तो इसमें जो बात की गई है कि सोशल वर्कर का जो प्राइमरी गोल है टू हेल्प पीपल इन नीड एंड टू एड्रेस देयर सोशल प्रॉब्लम्स, है ना। तो सर्विस मतलब मदद करना, सर्विस करना, सेवा देना, है ना। तो सोशल वर्कर जो है वो
मतलब देखेगा कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा सकती है, उनके इंटरेस्ट की जो बातें हैं उसके रिलेटेड काम किया जा सकता है। नंबर 2 पे है सोशल जस्टिस। सोशल वर्कर जो है वो चैलेंज करते हैं कहीं भी इनजस्टिस हो, अन्याय हो, है ना, कहीं भी अन्याय हो तो उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा सोशल चेंज की बात करते हैं, है ना, कि कोई भी वल्नरेबल है, परेशानी में है, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप है, लोग हैं, तो उनके लिए सोशल चेंज लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, या भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, या किसी भी और तरीके का अन्याय है, तो उससे लड़ने के लिए काम करते हैं। अगला आता है वैल्यू जो डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द पर्सन। सो डिग्निटी मतलब गरिमा और कोई भी वर्थ लायक व्यक्ति जो है उससे रिलेटेड काम करना। तो सोशल वर्कर जो है वो रिस्पेक्ट करता है कि हर इंसान की अपना डिग्निटी एंड वर्थ है, जिसका मैंने मेरे प्रिंसिपल्स में भी हमने बात किया है ना, कि डिग्निटी, हर इंसान की एक अपनी पहचान है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें लोगों के साथ काम करना चाहिए। तो सोशल वर्कर जो है वो ट्रीट करेगा हर इंसान को रिस्पेक्ट से, है ना, और बहुत उसको उसके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ या उसके अलग कल्चरल वैल्यूज हैं, डाइवर्सिटीज हैं, तो उनको ध्यान में रखते ही उन लोगों के साथ काम करेगा। फिर अगला है वैल्यू इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सो ह्यूमन रिलेशनशिप की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ह्यूमन रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को समझ के ही हम लोग काम कर सकते हैं, कि रिकॉग्नाइज कि सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, है ना, कि रिलेशनशिप बिटवीन पीपल और उनकी जो इम्पोर्टेंट व्हीकल ऑफ चेंज है, कैसे हम समाज में परिवर्तन लाने की बात कर सकते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम उनके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। अगला है इंटेग्रिटी, है ना। सोशल वर्कर का जो बिहेव है वो ट्रस्ट वर्दी मैनर में होना चाहिए, कि एक सोशल वर्कर के पास कोई आता है तो उसमें विश्वास कर सके, उसे लगे कि वो उसको मदद करेगा, उसकी मदद के लिए वो वहां पे बैठा है ना। अगेन यहाँ पे लिखा है कि प्रोफेशन का मिशन, वैल्यूज और एथिकल प्रिंसिपल्स, एथिकल स्टैंडर्ड्स, प्रैक्टिसेस को ध्यान में रख करके ही काम करना है। फिर अगला वैल्यू है जो कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटेंस भी मतलब आपकी अपनी क्या काबिलियत है, क्या कॉम्पिटेंस है, उसके बेस पे आप जो है कहीं पे जाके और उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज के साथ ही उनको मदद कर सकते हो, है ना। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स की भी बात की गई, कि एक सोशल वर्कर है उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने क्लाइंट्स के लिए, है ना, और जो सोशल वर्कर की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कोलीग्स के लिए। सबसे पहले बोला क्लाइंट्स के लिए, फिर बोला कोलीग्स के लिए, फिर बोला कोई भी प्रैक्टिस सेटिंग्स है उसके अंदर, फिर बोला एज ए प्रोफेशनल, है ना, फिर उन्होंने बोला कि एक सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए, और बाद में बोला कि एक ब्रॉडर सोसाइटी के लिए। तो 6 बातें यहाँ पे इन्होंने बोली एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। मैं रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली क्लाइंट्स के लिए, दूसरी बोली कोलीग्स के लिए जो हमारे साथी हैं, तीसरी बोली एक प्रैक्टिस सेटिंग के अंदर जो सेटिंग में हमें काम करना है, चौथी बोली एज प्रोफेशनल्स, है ना, हम काम कर रहे हैं, पांचवी बोली एक सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए, और लास्ट बोली एक पूरा एक बड़ी जो हमारा समाज है उसके प्रति। सो ये हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हम लोगों को दिमाग में रख करके ही काम करना है। अब इसके बाद इंटरनेशनल सोशल वर्क वैल्यूज एंड एथिक्स की बात की गई है। यहाँ पे भी इन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की गई है, जो इन्होंने बोला कि ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी को लेकर के हैं, कि बेसिकली हमें रिस्पेक्टफुल होना है, मदद करनी है, अपना डिटर्मिनेशन खुद कर सके, प्रमोट करना है पार्टिसिपेशन के लिए, कि हाँ जी आप लोग आकर के आपको क्या दिक्कत है आप बोलो, है ना, राइट टू पार्टिसिपेट। ट्रीट करना है एक इंसान को कंप्लीटली एज ए होल। फिर इन्होंने बोला आइडेंटिफाई करना है और डेवलप करना है उसकी स्ट्रेंथ्स को। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी की कितनी इंपॉर्टेंस है ना। सो ये चीजें जो है। अगला इन्होंने बोला सोशल जस्टिस। सो सोशल जस्टिस में भी बोला कि किसी भी तरीके का हमें डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखना है ना, हमको रिकॉग्नाइज करना है कि डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग तरीके का सोच हो सकती है, इक्विटेबल की हर एक को
जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे रिसोर्सेस हैं उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, है ना। और कोई भी अगर अनजस्ट पॉलिसीज हैं और प्रैक्टिसेस हैं तो उसको हम चैलेंज कर सकें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर सकें। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ मैं फटाफट एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो कोशिश ये 5 मिनट में हम खत्म कर लेंगे। यहाँ इन्होंने बताया, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि इन्होंने बोला कि कई बार हम लोगों की प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग डिफर करती है, कई बार हम लोगों को डिफरेंट सिचुएशन को देखना पड़ता है। तो एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि वियतनामीज एक लेडी थी, एक वुमेन थी हु इज फ्रॉम वियतनाम, और उसके साथ क्या हुआ, उसने ये देखा कि जो उसका हस्बैंड है, उसका हस्बैंड जो था वो बहुत ज्यादा वो एंगेज होता था अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर, मतलब वो कमर्शियल सेक्स में, मतलब वो प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो इस तरीके से दूसरी औरतों के साथ सोना और वो अलग अलग तरीके के काम करना, ऐसी चीजें करता था, घर में अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझता था, और उसको HIV भी हो गया था। और इसकी जब इस जो उसकी वाइफ थी, जो ये वियतनामी लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, जब उसको पता चला कि उसके आदमी को ये प्रॉब्लम भी है और वो दूसरी औरतों के साथ भी है और उसको HIV भी है, वो उसको छोड़ करके और अपने बच्चों के साथ अपनी माँ बाप के घर चली गई। लेकिन इस केस में जब वो अपने माँ बाप के घर गई तो उसके माँ बाप ने उसे बोला कि तुमको अपने पति के घर में वापस जाना चाहिए, तुम्हारी शादी हो गई, अभी जो तुम्हारी जिम्मेवारी है वो अपने नए परिवार में जाकर के रहने की और करने की है। तो यहाँ ये बात की गई कि इस तरीके की सर्कमस्टांसेस में, है ना, क्योंकि यहाँ क्या है कि एक समाज मानता है कि एक औरत को एक अपने पति के घर में ही रहना है और जिंदगी बितानी है, जो उसके माँ बाप की सोच थी। अब यहाँ सोशल वर्क इंटरवेंशन की जरूरत है। तो यहाँ ये बात कही गई, यहाँ पे ये कहा गया इस स्टोरी के जरिए कि कई कई बार इस तरीके की जब सिचुएशन हम लोगों के सामने आती हैं तो हमें सामाजिक भावनाओं का, समुदाय की भावनाओं को भी ध्यान में रखते, जो हमें इंटरवेंशन की अगर इस केस में जरूरत है तो हमें वहां की स्थिति को समझ करके, है ना, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, बहुत तरीके से सोच समझ कर देखना होगा कि ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से उस औरत की भी मदद कर सके, ताकि उसको उस एनवायरनमेंट में भी ना रहना पड़े। और जो जो समुदाय, जिस समुदाय का एक एक तरह की सोच है, उसको अगर हम बदल भी नहीं पा रहे हैं तो हम कैसे उस लेडी के सुधार के लिए काम कर सकते हैं, किस तरीके से इस सिचुएशन में हम लोग मदद कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग और ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे लास्ट में बोला गया कि एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स इन इंडिया है, जिसको NAPSWI का नाम दिया गया है। 2006 से ये काम कर रही है, जिसका एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करना, परिवारों में लाना, और जो भी हमारा पर्यावरण है उसमें बदलाव लाने के लिए काम करना, ताकि हम एक अच्छा समाज में एक अच्छे तरीके से ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस पे काम कर पाए। तो बेसिकली दिस इज ऑल इन टुडेज ब्लॉक 2। तो अगर किसी के मन में कोई सवाल है या कोई कुछ बोलना चाहता है, एनीबडी, एनीथिंग। और कल से जो है हम लोग सोशल वर्क मेथड्स के, हमारा कल का जो ब्लॉक है वो सोशल वर्क के प्राइमरी मेथड्स के बारे में बात करेगा, और जो परसों वाला जो हमारा ब्लॉक है वो सोशल वर्क के सेकेंडरी मेथड्स के बारे में बात करेगा। तो जो कल और परसों हम लोग पढ़ेंगे वो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे एज एन इंडिविजुअल पेपर ऑल्सो, ठीक है। तो कल भी हम लोग वही 4 बजे मिलेंगे अभी तक के हिसाब से। तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम, इतने अच्छी तरह सरल, इतने अच्छी तरह सरल, मतलब सिंपलिसिटी से आपने समझाए ये वाला ब्लॉग। थैंक हाँ, यू। आई होप थोड़ा बहुत, तो मतलब मैं नहीं कहती कि सब कुछ ही आप लोगों को समझ आया होगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट्स कहीं कहीं थोड़े से क्लियर होंगे, ताकि जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एक बैक ऑफ द माइंड होगा कि आपने कुछ सुना था, तो आप रिलेट कर पाओगे, तो पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो सकेगी। ऐसा यस मेरी मैम, फीलिंग है कि ऐसा यस होगा, है ना। यस तो मैम, इस यस। तरीके से करने में उसमें
कंपैरेटिवली इजी होगा। तो अभी आप लोग मेरे साथ 2 दिन और जुड़ेंगे, तो हम लोग अगर किसी के मन में फिर अगर कोई सवाल अभी नहीं है, कोई और किसी ने कुछ बोला नहीं है, मुझे अच्छा लगे अगर आप लोग बोलें। मुझे मजा आता है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बात करें, पर आप लोग, मुझे ऐसा लगता है मेरा यहाँ से सिर्फ वन वे रहता है, मैं बोलती हूँ आप लोग सुनते हैं बस। हाँ, कोई बात नहीं, अभी 2 दिन हम लोग और मिलेंगे। सो इफ अगर और कोई सवाल नहीं है तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड सी यू टुमारो, है ना, कल फिर से मिलते हैं, ठीक है? हाँ, कोई थैंक और यू कुछ मैम, नहीं बोल रहा? नमस्ते। हाँ नमस्ते, सुषमा जी के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, नोबडी, कोई नहीं बोल रहा। थैंक यू, अभी जो हमने नोट मैम, कर थैंक लिए यू। हैं उसको थोड़ा पढ़ेंगे, तभी कुछ कल कुछ सवाल या डिस्कस कर सकते हैं मैम। अभी तो हम क्या नोट करें प्रशांता, क्या प्रशांता, क्या बोला मैम। आपने? जैसे मैं तो आज नहीं। हमने कुछ पढ़े हैं जो नोट किए हैं, हम्म, तो एक बार घर में जाकर देख लेंगे, तभी कुछ डाउट होगा तो कल हम डिस्कस करेंगे मैम। अभी तो हाँ इतना नहीं जल्दी नहीं, ये सब समझ में आएगा नहीं। जी हाँ देखो, ये जो भी मैंने जो भी आपको बोला, आप लोगों के एग्जाम्स तो मेरे ख्याल जून में ही होंगे। जी ये मैम। एक मतलब होगा क्या, देखो हम लोग 4 क्लासेस हैं और पूरा हम लोग 4 ब्लॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं मेनली। जैसे अगर आप इग्नू का प्रोस्पेक्टस देखोगे ना, तो उसमें भी लिखा हुआ है, वी आर नॉट देयर टू टीच यू, वी आर देयर टू गाइड यू। सो जी इट मैम। इज अ काइंड, इट इज मतलब ये जो है बेसिकली एक गाइडेंस वाली ही क्लास है। तो उसमें मुझे जहाँ कुछ लगता है कि हाँ ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अगर मेरे को कुछ ध्यान में आता है तो मैं साथ साथ आपको बोल रही हूँ कि जब आप लोग पढ़ने बैठे हो तो इस टॉपिक को थोड़ा देख लेना, कर लेना। आज भी मैंने 2-3 टॉपिक्स में बोला है, तो जो मुझे एकदम से दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। तो ये चीजें जब आप लोग पढ़ोगे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इग्नू से आप कर रहे हैं तो आप लोग फ्री हैं, बट ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास में सुना है तो कहीं कहीं वो मेमोरी में रहेगा, तो जब यस। पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे उसके साथ जी ना, मैम। जी मैम। एग्जामिनेशन पर्पस के लिए और बाद में फील्ड में प्रैक्टिस में, है ना। कुछ कुछ जी चीजें आज जो हमने बात किया वो कल को जब आप लोग एज ए फील्ड वर्क, मतलब अगर आप एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्क का काम करना चाहोगे, तो आज की क्लास में कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोगों को कल को भी मदद करेंगी। सो यस। ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल जी लिसनिंग टू मी। आप नमस्ते। लोगों ने सुना मुझे, नमस्ते, कल मिलेंगे, बाय।